आज आज के मुख्य अतिथि अंबिकापुर से हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और जितेंद्र तिवारी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर साहब आप आइए। और एक सर, एक अनूठी जो फसल होती है ककोड़े की, परोड़ा जो बोलते हैं, तो उसकी खेती के विषय में वो बताएंगे, जो लोग जंगलों से लाके उसको कम कर रहे हैं और अपने खेतों में जंगलों में भी कम होते जा रहा है। और इतनी 100 औषधियों का गुण रखने वाला ये फल, इसकी खेती बताएंगे। उन्होंने कैसे सरल तरीके से इसकी पौध तैयार करी, जो पौध तैयार करके किसान इसका अच्छा पैसा कमाएगा और एक जैविक आहार उपलब्ध कराएगा। ये मैं डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए डॉक्टर जी, साहब। धन्यवाद शरद जी। आप सभी को मेरा सुप्रभात, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच में आपने इनवाइट किया, आमंत्रित किया। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ डॉक्टर रही है साहब, आ सर, रही। जी जी। आ रही है। ककोड़ा, इसकी जो जिसको खेक्सा भी बोलते हैं, स्पाइन गार्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, और मीठा करेला भी बोलते हैं। इस पे मैं पिछले 9 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि ये पौधा जो है, नर और मादा दोनों अलग अलग पौधों में होते हैं। नर फूल अलग पौधे में आते हैं, मादा के फूल अलग पौधे में आते हैं। तो जैसे शरद जी ने कहा कि जंगलों से ये खत्म होते आ रहा है, किसानों के पास से खत्म होते आ रहा है। तो इसका मुख्य कारण, इसके 2 मुख्य कारण हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा। किसान भाई भी इसको जानेंगे तो शायद फ्यूचर में, यानी कि आने वाले भविष्य में ठीक कर सकते। अभी हम घास मारने के लिए एक ग्लाइफोसेट नाम की दवा का उपयोग करते हैं, सारे किसान भाई उपयोग करते हैं। तो ये पहले क्या होता था कि मेड़ों पे, थोड़ा जंगलों पे, छायादार जगह पे, खेतों में, ये पूरे जगह पाया जाता है। अपने पूरे भारतवर्ष में ये रहता था। लोग जाते थे, बरसात के मौसम में फल तोड़ के लाते थे, घर में सब्जियां बनाते हैं, ये सभी को पता है। आप किसी को भी फल दिखाएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ। लेकिन जब भी ये केमिकल जो ग्लाइफोसेट आया और एक पैराक्वाट, ये सब आए, ये क्या कहते हैं कि सिस्टेमिक, मतलब पूरा शारीरिक नाश करने वाले जो वीडीसाइड हैं, जिसको खरपतवार नाशी बोलते हैं। तो हम अपनी मेड़ों पे इसे डालने लगे। इसके कंद मेड़ों पे रहते थे, फल पौधे मेड़ों पे रहते थे, तो ये पूरा कंद के साथ, पौधे के साथ साथ कंद को भी मारता चला गया। इसलिए आपको कहीं मेड़ों पे आजकल दिखेंगे नहीं, विरले ही कहीं जहाँ कम उपयोग करते हैं वीडीसाइड को, वहां आप देख सकते हैं। और दूसरा, एक जैसे जंगलों में कैसे खत्म होते गए, एक तो कटाई चल रही है बहुत ज्यादा, वो सभी जानते हैं, और आधुनिकीकरण और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, शहर से थोड़ा सा और पास पास जंगल में आते जा रहे हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हाथियों का बहुत ज्यादा विचरण इधर उधर शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि पहले जो उनकी जगह थी, उनके आने जाने की जगह थी, सारी हम लोग इनक्रोच करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएं, वो भी अपना घर ढूंढते हैं, उनका तो ये पूरा घर ही है। तो वहां से किसान भाई क्या करते हैं, जो भी जाते हैं जंगलों में, केवल मादा के पौधे उखाड़ के ले आते हैं, कंद ले आते हैं। तो मादा के पौधे लाने से क्या होता है, अब निकट भविष्य में आने वाले समय में उसमें मादा तो जंगल में रहते नहीं है, उन मादा उन्होंने अपने घर में लाके लगा दिया। और नर और मादा दोनों चाहिए आपको फल बनने के लिए। तो घर में भी फल नहीं बन पाते हैं, उसमें छोटे छोटे बोलते हैं कि फल तो लग रहे हैं लेकिन पीले पड़ के गिर जा रहे हैं। तो इसका ये मुख्य कारण है कि पॉलिनेशन नहीं होता, जिसको परागण बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है। इसके कारण फल नहीं बनते हैं। इसलिए वो जंगलों में भी खत्म हो रहा है, और अपने यहाँ पे भी, घर पे भी जो लाते हैं तो वो खत्म होता है। कुछ जानकार लोग जो हैं वो अपना खेती अच्छा कॉमर्शलाइज किए हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग को, मतलब कि बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। अब मैं सारे न्यूट्रिएंट और उसके बारे में नहीं बोलूंगा। सिंपल से हम खेती कैसे करते हैं और कैसे इसका प्रोपोगेशन करते हैं, और साथ ही साथ बीज से उससे इसे उगाना बहुत कठिन है। और एक फल में आधे नर के बीज रहते हैं, आधे जो है मादा के बीज रहते हैं। तो बीज में आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये नर के बीज है कि मादा के बीज है।
तो ये एक दिक्कत, बड़ी दिक्कत है। और उगना जो है, सीड कोट इसका जो है, बीज आवरण बहुत कड़ा होता है, वो उगता नहीं है। और हम बीज रख लेते हैं, फिर बाद में लगाते हैं, उगता नहीं। तो खेती करने के लिए सबसे पहले जो टेक्निक थी, हम क्या उपयोग करते थे कि 1 फीट का लंबाई चौड़ाई का गड्ढा जो है खोद लेते थे, उसमें गोबर खाद, मतलब 2 किलो तक गोबर खाद मिलाते थे या वर्मी कंपोस्ट मिलाते थे, 150 ग्राम इफको मिला देते थे, 12 32 16 जिस NPK जिसमें रहता था। फिर से उसी गड्ढे में इसको डाल देते थे, और कंद को या बीज को हम लगाते थे। तो इसमें क्या होता था, ये पहले की तकनीक है, अभी भी ये कुछ फॉलो कर रहे हैं हमारे एक्रिप सिस्टम में भी जहाँ होता है। लेकिन अभी मैंने जो नया टेक्निक पिछले 2 साल से उपयोग किया है, जैसे हम लोग करेले को लगाते हैं मल्च में, तो हमने प्लास्टिक मल्च यूज किया है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया है। और इसमें से हमको लगभग जर्मिनेशन जो है वो लगभग 95% सारे सीड जर्मिनेट हो गए, और हमको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत ही फ्रूटिंग बहुत अच्छी, 3 से 4 किलो तक हो जाता है। और ये ट्रेलिंग टाइप का नेचर होता है, मतलब ये बढ़ता है, जैसे करेला वगैरह देखे होंगे उस तरह का, उसी की फैमिली का, मतलब उसी के परिवार का ये पौधा है, जिसको कुकुरबिटेसी बोलते हैं। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए कि स्टैकिंग करना होता है। तो लगाने के ये 15 से कभी कभी 7 से लेके 20 दिन के बीच में ये पौधे उग जाते हैं बीज से। और कंद से लगाते हैं तो वो 15 दिन में ही उग के और अगले 15 दिन में फल देने लगते हैं। तो सबसे पहला काम, और इसको लगाने का समय जो है, अगर हमारे पास कंद है तो 15 जून तक इसकी बुआई कर दें। अब बीज है तो उसको भी 15 जून तक लगाने से वो बहुत अच्छा जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि अंदर सबसे जरूरी चीज है ये गर्मी की, जिस जैसे बहुत ज्यादा कड़ा बीज रहता है, जो मैंने देखा है इसमें बहुत कड़ा बीज रहता है, तो इसको अम, उसको सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए प्रकृति ने ही ऐसा इसको दिया है कि पहले ठंडी पकने के बाद, जैसे बरसात में ये पकने के बाद जमीन पे गिरता है, फिर ठंडी पड़ती है, फिर गर्मी आती है, फिर इसके बाद ये उगता है। 1 साल की इसमें डॉर्मेंसी होती है। तो सॉरी, माफ करिए। तो जो इसमें सीड कोट है वो कमजोर हो जाता है और बहुत अच्छे से उग जाता है। तो जैसे मैं पहले सोचता था कि ये इसे बीज को रख लेने से और ये उग जाता होगा, लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट में अपने पाया कि इसको रखना नहीं है, बीज इकट्ठा करके आपको जहाँ बोना है पहले ही रख सकते हैं कि यहाँ यहाँ रख देते हैं और यहाँ से ये उग जाएगा। और रख भी सकते हैं, उसके लिए अभी नई टेक्नोलॉजी जो आई है जिसमें कि हम लोग मल्चिंग उपयोग करते हैं, उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि 24 घंटे के लिए 100 ppm GA3 जो है, जिब्रेलिक एसिड होता है, उसमें हम इसको 24 घंटे के लिए फुला दें। इसके बाद हम इसकी बुआई करें, और बुआई करें, पानी डालें, 7 से 8 दिन में बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है, लगभग 80-90% तक जर्मिनेशन हो जाता है। अगर मल्चिंग में फसल लगा रहे हैं, जैसे कि मल्चिंग में आजकल क्या है, पौध तैयार करके लाते हैं, गड्ढा खोदे रहते हैं, वहां पे प्लास्टिक में रिंग बनाए रहते हैं और वहां पे पौधे लगा देते हैं। लेकिन इसकी पौध बीज से तैयार करना थोड़ा कठिन है। हाँ, हम कटिंग से भी तैयार करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो जर्मिनेशन इतने 7 से लेके 20 दिन में हो जाता है। इसके बाद ये अगले 15 दिन में बहुत तेजी से ये बढ़ने लगता है। तो ट्रेलिंग टाइप का है, 15 दिन में 30 दिन तक में हम लोग को पता चल जाता है कि ये नर है कि मादा है। इसकी पहचान करने के लिए मादा में छोटे फल आते हैं और नर में केवल फूल आएंगे। वो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नर है कि मादा है। छोटे फल, जैसे हम जो बड़े फल तोड़ते हैं उसी प्रकार के छोटे फल मादा में आएंगे, और बड़े फल जो है, जो फूल हैं वो नर में आएंगे। अब अगले यानी कि 40 दिनों में ये पूरा एक आप फल तोड़ सकते हैं, एक तुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन इससे ही पहले, जैसे इसमें पहले साल क्या होता है कि कंद भी बनता है और फल भी आते हैं। तो कंद को बनाने के लिए भी हमको
एनर्जी चाहिए और फल को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो पहले साल हमको लगभग 2 किलो तक, 1.5 से 2 किलो ही फल मिलते थे। जो पुरानी पद्धति हम लोग 1 फीट का गड्ढा करके और उसमें लगाते थे, फिर स्टैकिंग करते थे। इसमें स्टैकिंग या इसके लिए सपोर्ट जो देने का काम है, या जो गांव की भाषा में ढाकी बोलते हैं उसको, वो लगभग उगने के 15 दिन में बात कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़े। साथ साथ में हम जो खाद है दोबारा इसको देने के लिए, इसमें कंद बनने लगता है लगभग 40 से 45 दिन में, अच्छा छोटा कंद बन जाता है। फिर वो मरता नहीं है, फिर अगले साल हमेशा चलता रहता है। तो वो जो है, हम इसको खाद देंगे अगर ऊपर से, तो वो बहुत मुश्किल है उसको लेना। तो अगर हम लोग फोलियर स्प्रे करें, मतलब पानी में मिला के स्प्रे करें इसका, लगभग 2 ग्राम एक मल्टी न्यूट्रिएंट होते हैं या एनपीके जो है, 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और उससे बहुत अच्छा, हर 15 दिन में इसका छिड़काव करें तो हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। पिछले साल मैंने 4 किलो 4.5 किलो तक एक पौधे से पैदावार ली है, लेकिन इसको प्लास्टिक मल्च में करना है। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे स्टैकिंग कर दिया, 30 दिन में फ्लावरिंग हो गई, 45 दिन में एक हमने तुड़ाई कर ली। अब 15-15 दिन के अंतराल में फोलियर स्प्रे करते जाना है, ताकि हमको अच्छा ग्रोथ मिले। 120 दिन की ये क्रॉप होती है, लगभग 3 महीने की। अगर हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो ये लगभग 140 दिन तक पहुंच जाती है और ज़्यादा दिन तक चलती है। साथ साथ बरसात का मौसम है तो पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हमने ड्रिप लगाया है या जहाँ कम पानी बरसता है, वहाँ हम पानी अपने, जैसे लग रहा है कि 15-20 दिन में पानी की जरूरत है, तो पानी हमको दे देना चाहिए ये। और इसमें कीड़ों में मुख्य रूप से इपिलेक्ना बिटल एक होता है, जिसको कि हड्डा बिटल भी कहते हैं। ये पत्तियों के नीचे छोटे अंडे देता है समूह में, और उससे बिटल जो है ग्रब निकलते हैं और पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। ये 2-3 दिन में पूरा पौधा खत्म कर देते हैं और जमीन में जाके नीचे रहते हैं। तो इसके लिए तो बिटल के लिए केमिकल है। अभी हम बहुत सालों से यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, इसलिए शायद वो यहाँ आ गए हैं। नई जगह पे अगर कोई लगाता है पौधे, तो वहाँ इसकी संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन तब भी होता है। तो आजकल नए मॉलिक्यूल बहुत सारे आ गए हैं, कुछ तो बैन हो गए, पुराने नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं उनको। जैसे हमने क्लोरपायरीफास प्लस एक और इमाबैक्टीन, कुछ ऐसा केमिकल था उसमें, तो वो हमने स्प्रे किया था 0.5 ml पर लीटर पानी में। तो बहुत अच्छा उससे अच्छा इफेक्ट मिला और सारे मर गए। एक आता है फल मक्खी। क्या है कि अभी मैंगो, जब भी जून और जुलाई में लीची का हमारे यहाँ जो है लीची का समय है, गुआवा भी आने लगता है, बीही जिसको बोलते हैं, और आम। तो उसमें फल मक्खी बहुत आती है, जो अंदर छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं, आपने कभी आम में भी देखा होगा। तो वो फल मक्खी क्या है, अंदर अंडे दे देती है फल के अंदर, वह वही छोटे मैगट्स जो है खाते हुए निकलते हैं। तो उसके बाद जस्ट ये जुलाई में इसमें फल आने लगते हैं और मैंगो का, आम का सीजन खत्म हो जाता है, तो इसमें भी प्रकोप बहुत ज्यादा आता है फल मक्खी का। वो क्या है, इसमें अंडे दे देती है। आपने कुछ फल देखे होंगे जिसमें कि रहते हैं और पूरा फल खराब कर देते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक फेरोमोन ट्रैप लगाया है। फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, बहुत सारे नर मादा पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। ल्योर जो आता है आसानी से अवेलेबल होता है, 65-70 रुपए का मिलता है, खुद से बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। और लगभग 1 एकड़ में 4 हमको चाहिए वो ऐसे डब्बे। और 15 दिन के अंदर पूरी मक्खियां उसमें फंस जाती हैं या कुछ बची रहती है तब भी वो। और ये 6 महीने तक चलता है एक बार लगाने पे। तो बहुत अच्छा, हमने 4 सालों में ये किया है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। बाकी इसमें बीमारी कुछ लगती नहीं है। पौधे नीचे रह जाते हैं, जैसे आपने अच्छे से उनको सपोर्ट नहीं दिया, ऊपर नहीं गए, तो नीचे के पौधों में पानी के कारण या थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा, आर्द्रता रहती है, तो एक पाउडरी मिल्ड्यू, थोड़ा सा कॉटन जैसे या फंगस जैसे जो ग्रोथ होती है, वो हो जाती है फल के ऊपर।
तो वैसा बिरले ही मिलता है, कुछ फलों में नीचे अगर जो रह गए वैसा रहता है, लेकिन हम तुड़ाई करते जाएंगे तो वैसा आता नहीं है। तो ये कीड़े बीमारी पानी के बारे में बात हो गई। और बाकी इसकी उपज जो है और एक हेक्टेयर में जो है लगभग 2500 पौधे लगाने पड़ते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी जो है 2 मीटर हम लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर, और आपकी रो टू रो जो है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, वो भी 2 मीटर है। तो 2 बाई 2 मीटर में हम लोग इसको लगाते हैं, 4 मीटर स्क्वायर। तो ये अभी तक ऐसा किया है तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिला है। तो अब इसके बाद इसमें लगाने के बाद क्या करते हैं, एक पौधा लगभग पहले साल अगर हमने बीज से लगाया है तो 1.5 से 2 किलो देगा। दूसरे साल वही पौधा लगभग 3 किलो तक पौधा देता है, क्योंकि उसको कंद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे साल उसी कंद से, उसी जगह से वो लगभग जून में जब भी पानी बरसता है, 5, 6, 7 जून तक बरसता है, कहीं 15 जून तक बरसता है, उससे पहले ही वो स्प्राउटिंग उसमें यानी कि निकल आता है जमीन से, और लगभग अगले 15 दिन में वो फल देने लगता है। तो इसमें ये फायदा है कि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है दूसरे साल, बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको हमको सपोर्ट देना है, पानी देना है अगर आवश्यकता है तो, अगर नहीं है तो उसको बढ़ने देना है। 15 दिन के अंतराल में हमको फोलियर स्प्रे करना है, क्योंकि कंद बन गया है। आप NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे, चारों तरफ देंगे, तो उसको वहां तक पहुंचने में मेहनत लगेगी, पानी बरसता है बह जाएगा। इसलिए फोलियर स्प्रे देने से वो पत्तियों के माध्यम से जल्दी पौधों को मिल जाता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हम कर रहे हैं। और ज्यादा दिन की फसल हो जाती है, ज्यादा तुड़ाई हम कर सकते हैं, 4 तुड़ाई तक कर सकते हैं। और अच्छा, और अभी हमने एक बिना बीज का पौधा भी, जिसमें बीज नहीं बनते हैं फल में, तो वो भी हमने डेवलप किया है। तो उसमें 4 किलो तक मिलता है, मतलब फ्रूट मिलते हैं। और प्लांट जो है लगभग वो 140-45 दिन के हो गए हैं, क्योंकि बीज बनाने में भी ज्यादा मेहनत लगती है पौधों को। तो उसमें बीज नहीं है तो एनर्जी जो है उसके लाइफ स्पान में या ज्यादा दिन की फसल हो जाती है, और ज्यादा फल मिलते हैं। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी हो गई, ये हो गई। और लगभग 2500 पौधे लगाएंगे, उसमें से 300 पौधे जो है नर के हमको लगाना है, और 2200 पौधे जो है मादा के लगाना है। नर और मादा बहुत जरूरी है। इसमें हम जो रिकमेंड करते हैं, 8 जो अनुपात है, 1 अनुपात रखते हैं। 8 जो है फीमेल रहेंगी, जिसको मादा बोलते हैं, और 1 जो है मेल। ऐसा अनुपात हम बताते हैं कि 8 अगर मादा है तो 1 नर होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन अगर ज्यादा नर रहेंगे तो उससे भी नुकसान नहीं है। हम जहाँ जिस फील्ड में लगाए हैं उसके चारों तरफ नर लगा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा परागण हो और ज्यादा से ज्यादा हमको फल मिले। क्योंकि मैंने ये जो 8 अनुपात 1 में देखा है, तो कुछ पौधे में कुछ जो ओवरी रहते हैं, या जिसको बोलेंगे मादा के छोटे पुष्प जो रहते हैं, वो उसमें परागण नहीं होता है, पीलापन आ जाता है। तो जितना ज्यादा पॉलन रहेगा या जितने ज्यादा पराग रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो पाएगा और फल बन पाएंगे। जी बताएं। गुरु गुरु जी कुछ बोल रहे हैं पतंजलि से। अच्छा स्वामी जी का हैंड रेस शायद हो गया जी। ओम ओम ओम। जी बहुत गहरी जानकारियां आप दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसा पूरा आपने इस पर रिसर्च कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान जो आपका मिल रहा है, बहुत जरूरत है कि हम फिर से पुनः अपनी संस्कृत की ओर लौटे, और एग्रीकल्चर पर फिर से आना चाहिए हमको, क्योंकि बहुत गहरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छा अनुभव है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि अब थोड़ा करने को नहीं मिल रही है एग्रीकल्चर का कार्य। जी तो लग रहा है कि ये हमारे लिए कैसे उपयोगी और कर सकते। चलिए आप अपना व्याख्यान जारी रखिए। ओम जी प्रणाम। जी 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 नमस्ते। अब मैं इसमें वो बताता हूँ कि कैसे हम कटिंग के माध्यम से, समस्या जो आई, मैं इसके पीछे का एक कारण बताता हूँ कि कैसे मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं कटिंग की ओर गया। पहले मैं सोचता था जैसे कि
मैं एक प्लांट ब्रीडर हूँ, मतलब पौध प्रजनक हूँ। तो कटिंग वगैरह ये एक हॉर्टिकल्चर में आता है, एक दूसरा उद्यान विज्ञान का सब्जेक्ट है। तो मुझे एक स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया कि आपकी वैरायटी बनी हुई है 2019 में, एक इंदिरा ककोड़ा 2 नाम से ऑल इंडिया लेवल पे मेरी एक वैरायटी निकली। तो उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट में हमको 500 पौधे चाहिए, और 500 सॉरी 5000 पौधे चाहिए। और 5000 पौधों के लिए मैंने बोला कि मेरे पास इतने बीज हैं और मैं पूरा कर दूंगा। मैंने 10,000 बीज लगाए, उसमें से केवल 100 बीज उगे। अब मुझे उस समय ही कोरोना का समय भी आ रहा था और लोग इसकी और बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बहुत सब्जी अच्छी है और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अब मुझे प्रेशर आ गया कि अब मुझे देना है, और मैं कैसे, मैंने बोला कि हाँ मैं पौधे दे दूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने लिटरेचर सर्च किया, कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा, मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं से कुछ था कि ऐसे पौधे भी, जैसे परवल होता है, तो परवल भी कटिंग से जो है आप काट के लगा सकते हैं। तो लेकिन उसमें थोड़ा मोटा तना होता है और वो मरता नहीं है, पुराने तने। और ये क्या है, बहुत पतली बेल होती है और तुरंत मर जाती है। तो हमने क्या किया, 2-3 बार ट्राई, बहुत मतलब 15-20 दिन तक लगातार पढ़ के ट्राई करते रहे। एक बार क्या हुआ, हम पहले पत्तियों को काट देते थे और बस उसके जो तने हैं उसको लगाते थे। फिर हमने क्या किया, एक पत्ती को रख के फिर तने के साथ लगाए। तो लगभग 24-48 पौधे में से 8-10 पौधे वो बच गए और उसमें जड़ दिखने लगी। और मौसम अच्छा था, ह्यूमिडिटी अच्छी थी, तो पौधे बचे रहे और 10 दिन में ही उसमें जड़ आने लगी। तो अब फिर मैंने और इसमें अध्ययन किया कि कैसे इसकी और जड़ की बढ़वार अच्छी कर सकते हैं। तो इसके बाद IBA एक केमिकल होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये हमने किया। मतलब बाकी और किसान आजकल बहुत सारे कटिंग के लिए, प्रोपोगेशन के लिए केमिकल्स मिलते हैं, पाउडर मिलते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। रूटेक्स नाम से आता है, विभिन्न प्रकार के। लेकिन जो IBA था, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, हमने 1500 ppm उपयोग किया पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम आप डाल देंगे तो वो 1500 ppm बन जाएगा। तो उतना ज़्यादा केमिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 100 ml ही बना लीजिए। 0.15 ग्राम हम लोग डाल देते हैं पानी में। इसको घोलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो एथेनॉल ये हमारे लैब में उपलब्ध है, इसलिए हम बता रहे हैं। या अगर सामान्य किसान के पास नहीं है तो हम, जैसे कि एथेनॉल के लिए सैनिटाइजर पहले उपयोग करते थे, कुछ लिक्विड सैनिटाइजर, वो भी एथेनॉल ही होता है, 70% होता है। तो हम लैब में भी उसको यूज़ करते हैं। तो IBA ले लिए, उसमें 0.15 ग्राम जो है मिला के घोल के फिर पानी मिलाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको पानी में मिला देंगे डायरेक्ट तो वो घुलेगा नहीं। तो पहले एथेनॉल में घोलना है, एथेनॉल नहीं है तो सैनिटाइजर में घोल के फिर पानी में डाल दीजिए, वो घुल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जहाँ पे भी बेल है, आपके पौधे लगे हुए हैं, एक बाल्टी में पानी लेके पहले जाना है। फिर उसको कट करना है, जो अच्छी बेल है उनको कट करके तुरंत पानी में डाल दीजिए, क्योंकि इतना पौधा पतला होता है और उसको भी धूप लगती है। तो अब जब अपने जड़ से नहीं जुड़ा रहेगा तो सारा पानी उसका खुद से निकलेगा और पौधा तुरंत मतलब मुरझा जाता है, खत्म होने लगता है जो बेल है। तो काट करके तुरंत उसको पानी में डाल दीजिए। उसको पानी मिला के, जो सेड नेट है, एक मतलब जहाँ छाया होनी चाहिए और एक उपलब्धता होनी चाहिए, स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए कि जिससे पानी, बरसात हो, ड्रिजलिंग हो, छोटी छोटी बूंदे उससे गिरे। आपने बहुत जगह देखा होगा कि गिरते हैं, या एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज करते हैं, उसको नेट हाउस बोलते हैं या ग्रीन हाउस बोलते हैं। बहुत सारे आजकल ये सिस्टम बने हुए हैं। तो उसमें लाना है, फिर हमको 2 पत्तियों ऐसे कटिंग जो है 45 डिग्री का करना है। कट जैसे कि बहुत छोटे छोटे बड़ी नार है तो उसको छोटे छोटे भागों में कट करेंगे, काटेंगे जब, तो उसको हम लोग 45 डिग्री ऐसे सीधे ना काट करके ऐसे 45 डिग्री में काटना है। ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है इसलिए काटते हैं, और जल्दी से उसमें जड़ निकलती है। तो 2 जो है पत्तियों के साथ हमको रखना है उसको, और सबसे पहले काट लेना है उसको छोटे छोटे भागों में 2-2 पत्तियों के साथ। इसके बाद उसको क्या करना है कि हमने जो किया था कि थीरम आता है या बावेस्टीन जो रहता है,
उसमें उसका घोल बना लेना है, उसमें डिप करना है कि जैसे वो क्या है, फंजीसाइड है, उसमें 2 सेकंड के लिए थोड़ा डिप करिए, यानी कि डुबाइए, फिर उसको अच्छे पानी से धो दीजिए। जो कटिंग है जिधर से हमको लगाना है उसमें डुबाए, फिर इसके बाद उसको धो दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हाँ इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमको इसको लगाना किस में है, किस प्रकार से हम लोग मिट्टी तैयार करें उसको लगाने के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2:1:1, दो मतलब मिट्टी ले लेते हैं, 2 भाग, 50% जो है मिट्टी लिया, 1 भाग जो है हमने सैंड लिया, बालू जिसको बोलते हैं, और 1 भाग हम इसमें लेते हैं आपका वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए। सड़ी हुई होनी चाहिए हमेशा, गोबर की खाद जो है, जो भी ऐसे प्राकृतिक खाद है वो सड़ी हुई हो तब वो पौधों को उपलब्ध होती हैं, नहीं तो कीड़े इसमें आते हैं, या सबसे ज्यादा तो दीमक परेशान करते हैं। तो हमेशा उस मिला लीजिए। इसके बाद एक पोट्रे होता है या ट्रे जैसा होता है जिसमें कि ज्यादा थोड़ा सा, लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई हो उसमें, वैसा लेके उसमें उसमें मिट्टी पूरा भर दिए। अब फिर इसके बाद अभी हमने क्या किया था कि बाविस्टीन से ट्रीट करके पानी से धोया, फिर 1500 ppm IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, एक केमिकल है, उसमें 5 सेकंड के लिए केवल गिनना है कि 1, 2, 3, 4, 5, उसके निकाल लेना है। ज्यादा देर तक रखेंगे तो पौध मर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए रख के, और जो ट्रे है जिसमें कि हमको लगाना है, तो हमको इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, पकड़ के उसमें ऐसे मिट्टी में धसाना नहीं, क्योंकि बहुत ये डेलिकेट है, कमजोर सा रहता है, ट्रेलिंग टाइप का। तो उससे पहले एक लकड़ी पतली लेनी है, सब में छेद बना देना है, उन्हीं छेद में डाल देना है ताकि वो आसानी से वहां पे रहे, और हम चारों तरफ से उसको लगा दें, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको सपोर्ट दे दें, वो हो जाएगा लगभग 10 दिन में। और लगाते ही फिर इसके बाद जैसे हमने तैयार कर ली 10-15 ट्रे, इसके बाद स्प्रिंकलिंग करनी है हर 3 घंटे में। शुरू के 5 दिन तक बहुत जरूरी है ये, और स्प्रिंकल उसमें करते रहेंगे तो 5 दिन में आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये पौधे सरवाइव कर रहे हैं, मतलब जिंदा हैं कि नहीं हैं, मुरझा रहे हैं कि नहीं। ह्यूमिडिटी उसमें 90 से 95% तक होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो वो पौधे मरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद 10 दिन में इसमें जड़ निकलना शुरू हो जाती है। 12 से 15 दिन में इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की जड़ हो जाती है। 15 दिन के बाद आप इसको सीधे अपने फील्ड में या खेत में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कुछ पहले जो शुरू में किया था तो 5000 पौधों का ऑर्डर आया था, उस साल मैंने 10,000 पौधे बनाए इसी तकनीकी से। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इससे मैंने सीखा कि अब मुझे देना ही था, गवर्नमेंट को देना था, मैं कैसे करूं। ये मुझे एक नई टेक्नोलॉजी सिखा दिया। मुझे खुद विश्वास नहीं था और मुझे लगा कि ये मैं नहीं किया हूँ, किसी न किसी रूप में भगवान ने किया, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं। और इतनी अर्निंग हुई, मतलब हमारे इससे लगभग अभी 5 से 6 लाख रुपए पौध कटिंग से ही हमारा जो ये संस्थान है इससे कमा चुका है। और एक पौध क्योंकि 30 रुपए की हम देते हैं। तो एक और चीज सीखी जो कि जानना जरूरी है, जैसे कि हम जब पौध को जड़ आने के बाद निकाल के देखते हैं, निकाल के दूसरे पॉलीथीन बैग में शिफ्ट करते हैं, तो हम पहले बहुत सारे बना रहे थे, शिफ्ट करने के बाद कुछ पौधे मर जा रहे थे। तो बाद में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम उनको शिफ्ट करते हैं तो जड़ें इतनी मुलायम, और अभी तक हम उनको छायेदार और बहुत अच्छे से रखा है तो उतनी मजबूत नहीं हो पाती, तो रखने पे टूट जाती थी और वो पौधे थोड़ा मरने लगते थे। तो इसमें पोर्ट्रे से डायरेक्ट फील्ड में लगाना है, उसको दबाना नहीं है, लगा के एकदम बहुत तेज से दबाना नहीं है, नहीं तो जड़ टूट जाती है और वो उगती नहीं है। और बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है, कोई भी इतना। इसके बाद मैंने बहुत सारे किसानों को ये टेक्नोलॉजी दी और वो बहुत ही आसानी से अपना ग्रो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। इसको लगाने के लगभग 60 दिन बाद इसमें भी कंद बन जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि जहाँ बीज से हम लोग एक ही कंद मिलता है, एक बीज लगाएंगे तो एक कंद मिलेगा, लेकिन एक कटिंग लगाएंगे तो उससे 4 से 5 कंद मिल जाते हैं। तो कंद
क्योंकि बहुत सारे जड़ रहती है, चारों तरफ से जड़ निकलती है, तो उसमें क्या है बहुत सारे इसमें कंद मिल जाएंगे। और अगले साल ये, हाँ इसमें एक और दिक्कत आ रही है, जैसे कंद मिलने के बाद जो है बहुत अच्छे कंद अगर आप मिट्टी में एक 1 बाई 1 का गड्ढा जो करेंगे, मैंने 1 फीट का बोला था, उसमें अगर लगाएंगे तो उसमें क्या है कंद बहुत छोटे रह जाते हैं। लेकिन मल्चिंग, जो प्लास्टिक मल्च राइस बेस्ड में कर, मतलब ऊंचा करके मेड़ बना के उसके ऊपर प्लास्टिक लगा के और नीचे लेटरल्स जो ड्रिप इरिगेशन की पाइप लगा के अगर आप लगाएंगे तो उसमें लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के कंद बनते हैं। तो जरूरी चीज है कि वो कंद सही समय पे आप पानी उसमें दे दें। दूसरे नेक्स्ट ईयर जैसे अब अक्टूबर तक ये फलेंगे, इसके बाद ये सूख जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। दूसरे वर्ष जो है ये मई के लास्ट में और जून में ये उगना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पानी दे देना है, अगर पानी नहीं बरस रहा है तो पानी दे देंगे, और इसका फल बहुत ही ज्यादा आने लगता है। अभी मैंने 2-3 साल से ये कर रहा हूँ, इतना अच्छा इफेक्ट मतलब कि रिस्पॉन्स मिला है, मुझे खुद नहीं पता था कि इतना अच्छा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा इसमें मुझे रिस्पॉन्स मिला है। मैं अभी टाइम देख रहा हूँ, 7:34 हो गए हैं। शरद जी मेरे पास कुछ है टाइम? है सर, है अभी है सर, जी जी, इसलिए क्वेश्चन मैं, होंगे तो। हाँ इसीलिए तो एक मैं कटिंग के बारे में तो बता दिया हूँ, अब इस थोड़ा सा मल्चिंग के बारे में बता देता हूँ। ये अभी हमने शुरू किया है, जिसमें कि पहले मुझे भी वो लग रहा था कि जो पहले प्रोसीजर चल रहे थे उसमें ज़्यादा अच्छे से आता है। लेकिन जब हमने इसको मल्चिंग में किया, मल्चिंग में हमने क्या किया था कि जो और वेजिटेबल ग्रो करने वाले जैसे लौकी लगाते हैं, करेला लगाते हैं, या और खीरा लगाते हैं, ये बहुत अच्छे से वो पैदावार लेते हैं। आगे प्लास्टिक के मल्च या किसी भी प्रकार का मल्च उपयोग कर लेते हैं, उसमें क्या है वीड्स नहीं आते, घास खरपतवार कम आते हैं और चलने में आसानी होती है, बहुत सारी ये चीजें रहती हैं। तो हमने ना प्लास्टिक का मल्च उपयोग किया, उसके नीचे ड्रिप की लेटरल बनाए, बिछा दिए और जगह जगह पे बीज लगाए। पिछले साल हमने सीधे कटिंग लगाए थे, लेकिन इस साल बीज लगाए। तो उससे फायदा ये हुआ कि उसके अंदर की बीज को उगने के लिए लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, तापमान चाहिए। जब भी पानी बरसता है उस समय मिट्टी का तापमान अच्छा रहता है, तो जल्दी से उग जाता है कुछ भी चीज। जैसे धान के पौधे को, धान के बीज को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा, तो आप अभी लगाते हो तो उग जाता है, लेकिन इसी को ठंड में लगाओगे तो वो इंतजार कराएगा 1 महीने 1.5 महीने, क्योंकि मिट्टी का तापमान ही उतना नहीं रहता है। या गेहूं के बीज अभी बोओगे तो उसको 20 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। तो इसी प्रकार इसको ज्यादा तापमान चाहिए, और वो तापमान जब हम लोग मल्चिंग किए थे तो उसके अंदर बहुत उमस थी, और उससे पौधे लगभग 5 से लेकर 10 दिन में ही सारे पौधे उग गए। पानी मिला, उमस हुई, और प्लास्टिक के अंदर से वो जहां जहां होल हमने बनाए थे उसमें से उग गए, और 15 दिन में बहुत अच्छे ग्रो करने लगे। तो आप इसको पौध तैयार करने के लिए लाइन से बस बीज लगा दीजिए। अगर पौध उखाड़ के वहां लगाने, लाइन से बीज लगा दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें एक प्लास्टिक मल्च जो है वो 1 से 1.5 दिन के लिए उसको लगा दीजिए, प्लास्टिक। फिर इसके बाद उसको हटा दीजिए, इस और बढ़ने दीजिए, और वो लगभग 100% जर्मिनेशन होगा, 90% तो होता ही है। अभी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। फिर इसको लगभग 15 दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं जिस जिस होल में आपको मल्चिंग में लगाना है। साथ साथ में जैसा मैंने बताया 15 दिन में इसको सपोर्ट देना जरूरी है। 15 से 20 दिन या 1 महीने थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। टेलीफोन वायरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग वो नायलॉन के तार होते हैं उसको लगाते हैं 3-3 उसमें, साथ साथ में रस्सी बांध देते हैं, उसके धागे जो रहते हैं, तो उससे चढ़ जाता है, और बहुत ही अच्छा इसका हार्वेस्ट करने में आसानी होती है। ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन होता है और ज्यादा फल मिलते हैं। और हर 15 दिन में आपको फोलियर स्प्रे करना है। जी, आप हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो छूटा होगा तो मैं उसको बताता हूँ। जी 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 सर, मैं अगर पवन सर हैं तो बुलाता हूँ। पवन सर जी
सर आए थे। जी जी, धन्यवाद शरद जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर जितेंद्र का बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया तरीके से आपने इनोवेशन जो कर दिया है, जो 5000 पौधों का रिक्वायरमेंट आपने बताया और उसके आधार पर आपने जो एक नई चीज को करते हुए जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, हमारे जो विभिन्न इस तरह के जो ऐसे फल पौधे हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, उसका आपने पुनर्जीवित उसको कर दिया है। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका भी, आपको भी, आपके संस्थान को भी बहुत सुंदर जो है इसका होगा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पौधा तो लगभग सभी जलवायु में हो जाता है, केवल ठंडी एरिया को छोड़ के। तो इसका आप विस्तारीकरण, आप बाकी जो आपके संस्थान के जो बाकी अंग हैं आपके आईसीआर के, तो उसके माध्यम से भी इसको कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में क्या है? हाँ, क्योंकि ये आईसीएआर का ही प्रोजेक्ट है। एनबीपीजीआर एक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, न्यू दिल्ली में है। तो उसी का मैं प्रोजेक्ट पीआई हूँ छत्तीसगढ़ का। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ और इसके माध्यम से हम लोग 10 राज्य में अलग अलग जगह मेरे जो ट्रायल हैं वो सारे जगह जाते हैं। साथ ही साथ मेरा नंबर उपलब्ध है आईसीआर के पास। वो सारे किसान, अभी जैसे मुझे रिसेंटली हरियाणा के किसान ने फोन किया था, उसको मैंने बीज दिए। पहले तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने यहाँ लगा के देखिए, मैं बीज दे देता हूँ। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है मैं उसको देता हूँ। मैं सारा एकदम वो करता हूँ कि आप फ्रीली जो भी है आप मुझसे ले लो। कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, हर जगह के किसान मुझसे जुड़े हुए हैं। हम बीज भेज देते हैं, वो लगा के देखते हैं, उनको ठीक लगता है तो आगे, या मैं उसी से बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम जो यहाँ पे है 1996 से चल रहा है। अभी इसके पौध बनाने और इस पे जो हमने रिसर्च किया है वो 2019-20 से है। तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं और 3 साल में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इक्री सेट जो है, जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो आपका यहाँ पे है हैदराबाद में, उन्होंने हमसे 2 साल पहले 3,000 पौधे ले गए पूरे महाराष्ट्र में लगाने के लिए। और अलग अलग जगह से संस्थान जुड़े हुए हैं और सारे पौधे ले जा रहे हैं और हम इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं, किसानों तक भी ले जाके उनके फील्ड में भी लगाते हैं, सारा कर रहे हैं ये। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एनबीपीजीआर के माध्यम से भी इसका डिसेमिनेशन और बाकी आईसीआर के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे इस मंच में आज काफी साथी हमारे जुड़े हुए हैं। वो निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेंगे और उनको भी बीज मिलेगा। तो अपने जगह पर, अपने खेतों पर इस पौधे को लगा करके और इससे अपना लाभ, जो इसकी वैल्यू है, उसकी हर एक पौधे की अपनी एक वैल्यू होती है, तो इसकी भी एक मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, इसको क्या दूसरा नाम, इसको क्या कहते हैं जो कॉमन नेम होता है इसका अंग्रेजी में? ये स्पाइन गार्ड इसको बोलते हैं, स्वीट पाइन गार्ड भी गार्ड। बोलते हैं। इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं बाहर से, हाँ, फल में छोटे इसके छोटे कांटे दिखते हैं। कांटे होते हैं, तो स्पाइन हम्म। गार्ड के रूप में हो जाता है। जी जी। इसकी जो फल है, इसका जो साइज है, इसके बारे में, क्योंकि एक छोटा सा साइज होता है, मतलब एक बहुत बड़ा नहीं हो पाता है, तो हाँ क्या इस पर भी कुछ काम हुआ है कि इसका साइज में कुछ वृद्धि हो, या ये जो है इसकी यही एक कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ। जैसे इसमें 7 स्पीसीज हैं। ये एक डिप्लॉयड स्पीसीज है, मतलब क्रोमोसोम मतलब 2 ही उसमें है, 2n है। एक टेट्राप्लॉइड है, आपने बड़े 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 देखे होंगे कि अरे ये भी खेक्सा है बोलते हैं। वो हमारा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इधर से आता है, वो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, उसमें क्रोमोसोम 4 गुना है। तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसा आपने बोला साइज के लिए, आपके गांव में भी जो होगा वो बहुत छोटा होगा। हम क्या है उसको ध्यान नहीं देते, उसको खाद पानी नहीं दे रहे हैं, सारा चीज नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें उतनी बढ़वार नहीं होती है, फल उतने बड़े नहीं हो पाते। उसी पौधे को अगर हम, जैसे मैंने बोला, मल्चिंग में लगाएंगे, खाना पीना अच्छे से देंगे, अच्छा देखभाल करेंगे, तो थोड़ा बड़े फल मिलते जा रहे हैं। और अभी हमारी जो एक नई वैरायटी इंदिरा ककोड़ा 2, तो उसके फल जो है बहुत ही बड़े, लगभग 5 सेंटीमीटर हैं और 4 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई के रहते हैं, डायमीटर रहता है, बहुत अच्छे
फल मैं शरद जी को फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा तो आप लोग को दिखा देंगे। बहुत अच्छा साइज मिल रहा है और बहुत अच्छी उपज, लगभग 5 फल का जो भार है वो 115 ग्राम तक है। एक एक का, किसी का तो 32 ग्राम एक फल का भार है जो हमने बनाई है नई वैरायटीज जो है। तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम क्या है, अभी तक उसको अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए छोटे फल मिल रहे थे। सुमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुशील जी भी कुछ पूछना। जी सर मैं करता हूँ सर आमंत्रित। अभी रमेश दादू जी ने किया था पहले हैंड रेस, अगर दादू हो तो आ जाए। जी ओम, सदन को नमन। नर्मदापुरम से रमेश मेहरा। सर हमारा मानना यह है कि हमारे नर्मदापुरम में यहाँ पर 3 फसल होती है और नहर चलती है खूब। ऐसी स्थिति में हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। सर नमस्ते। मैं ये सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि मेजर फसल जो है मतलब मुख्य फसलों को हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमको अभी इसको इंट्रोड्यूस करना है। मतलब कि जगह जगह पे जहां नहीं है वहां किनारे किनारे आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य फसलें हैं उसको तो सभी खाते हैं, वो चलती ही रहेंगी, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते पूरी तरह। इसको ये कर सकते हैं, एक लाइन में या 2 लाइन में किनारे किनारे कहीं लगा दें, बाड़ी के किनारे लगा दें। जब इसमें आप अच्छे हो जाएं कि हाँ अब मैं इसमें अच्छे से और कर सकता हूँ, तो इसको कॉमर्शियल हम कर सकते हैं। और नहर के किनारे की जमीन है तो उसमें भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि आवागमन रहता है बार बार, वैसा रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हैं कि कोई ना जाए आए। और सबमर्ज सॉइल होगा, ज्यादा पानी वहां होगा तो कंद के सड़ने की संभावना रहती है। ये हार्डी फसल है एकदम, इसको गर्मी चाहिए, और अगर पानी बहुत ज्यादा दिन तक रह गया तो थोड़ा सा सड़ने की संभावना रहती है। बरसात के मौसम में तो पानी सह सकती है, लेकिन इसके बाद जो आता है आपका ठंडियों में अगर पानी मिलेगा या बसंत ऋतु में पानी मिलता है तो उसमें सड़ जाता है कंद, बाकी समय के लिए तो ठीक है। जी, मेड़ों पर लगाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ हाँ, मेड़ों पे आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। पहले के लोग क्या है मेड़ों पे ही लगाते थे, लेकिन जैसा मैंने बताया ग्लाइफोसेट वगैरह उपयोग जो खरपतवार नाशी, तो उससे कारण कंद खत्म होते गए, मरते गए। अब इसलिए है नहीं, लोग सब साफ सफाई ज्यादा करने लगे। पहले तो पुराने लोग बेर के पास लगा हुआ है तोड़ के लाते थे घर में सब्जी में, आज इसकी सब्जी बनाओ, खेत गए तोड़ ओड़ के ले आए। अब धीरे धीरे ये डाइवर्सिटी जो है खत्म होने लगी हमारे ही कारण। हम हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब चीजें। जी जी ओम सर, ओम। सुशील गौर साहब अपने क्वेश्चन करें, आइए जी। सर जी नमस्कार। सर नमस्ते सर जी। मैं सुशील गौर होशंगाबाद से बोल रहा था। जी जी सर अभी लगा सकते हैं इसको क्या? आपके यहाँ टेम्परेचर कितना होगा लगभग जमीन में? ठंड ठंड पड़ने लगी क्या आप? हाँ नहीं, ये ठंड अभी नहीं। देखिए अभी जो कटिंग से अगर हम लोग लगाते हैं तो ये नवंबर दिसंबर तक आपको आएगी, थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है। ये पौधा ऐसा है, देता सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, शुरू में इसको थोड़ा सा वो चाहिए कि केयर कर लें, जो हम अपने तरीके से, प्रकृति ने जो जंगल में दिया है वो तो अपना केयर खुद कर लिया कि कहाँ से पॉलिनेशन होगा क्या होगा, तो उसको कंद बना के दे दिया कि अगले साल बीज भी नहीं बनेगा तो तुम्हारा कंद से फिर से पौधा उग जाएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा, जब हम अपने तरफ से कर रहे हैं तो उसको शुरू के 15-20 दिन थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। और आप लगा सकते हैं। ये अभी पौध बहुत सारे उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो भाटापारा में एक वैज्ञानिक है, हमने उनको अपना प्लांट मटेरियल दिया है, वो बहुत बना रहे हैं, तो वहां से ले लेंगे। आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा तो हम दिलवा देंगे जो भी होगा, पौध आसानी से। अभी क्या है, मेरा खेत पूरा कंप्लीट ड्रिप मल्चिंग पे ही लगाना है, वैसे ही तो लगेगा नहीं वो। हाँ, ड्रिप मल्चिंग में बहुत अच्छी उपज मिलती है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप इसको पूरे सब में नहीं करके 1 लाइन 2 लाइन आप जो है 100 मीटर 200 मीटर का लगा के देखिए, दूसरे किसानों के लिए भी एक अच्छा वो हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह रिप्लेस करिए, पहले इंट्रोड्यूस करिए, देखिए क्या समस्या आ रही है, क्या
उसमें हम परेशानी झेल रहे हैं। फिर इसके बाद आप, पहले तो लोग नहीं लगाते थे, धीरे धीरे सीखते सीखते आज देखिए कृषि हमारी कितनी उन्नत हो गई है। तो वो कर सकते हैं आप, पौधे उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। ठीक सर, हमें पौधे उपलब्ध कराइए तो हम इसी बार थोड़ा बहुत लगा के देखते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, पौधे मिल जाएंगे, हम उपलब्ध करा देंगे। सुमित जी आए अपने क्वेश्चन करें। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मूलतः, और अच्छा। मैं कुछ समय के लिए आपके अंबिकापुर में बतौली तहसील में रहा। जब मेरा अपने जमीन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था जंगल जंगल छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ मुझे हाँ हाँ नहीं मिला। अभी हाँ हाँ। वर्तमान में मैं कटनी में बरही तहसील है वहाँ पर फिर जमीन लेकर अभी शुरू किया है। अच्छा अच्छा, कटनी हाँ में। जी जी। वो तो तो एरिया है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछिए। जी, मेरा प्रश्न यही था कि आपका जैसे ये काकोड़ा की खेती का किसी जैविक किसान के साथ अनुभव है क्या? आपने किसी को पौधा दिया और उन्होंने अपने जैविक तरीके से इसको किया हो, तो उनका कैसा अनुभव रहा इस पे? देखिए, अभी तक तो ये पूरा जैविक ही चल रहा है। आने वाले समय में ये मुझे लग रहा है कि कॉमर्शियल हो जाएगा कुछ सालों में ही। लोग ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं ना। ये ऑर्फन क्रॉप, अनाथ टाइप की फसलें हैं कि हाँ लगा दिया है, बस फल तोड़ के लाना है। कोई इसमें केमिकल या दवाइयाँ उपयोग नहीं करता है, कि क्योंकि बस वो घर के खाने के लिए है, फला तोड़े खाए ये। और जैसा आपने बोला कि किसी जैविक, वैसा अनुभव तो नहीं है, किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं कि मैं जैविक उसमें खेती कर रहा हूँ या वो। क्योंकि अभी मुझे जो लगता है, अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अभी तक ये जैविक ही चल रहा है। किसी ने कॉमर्शलाइज्ड ऐसा नहीं किया होगा। कुछ फार्मर्स, हाँ गुजरात के फार्मर्स बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, लेकिन उनका कॉमर्शियल बहुत अच्छा करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अब धीरे धीरे हो रहा है। तो अशोक जी अशोक भैया आए अपने क्वेश्चन। जी जी हेलो जी शरद भैया, सर का बहुत बहुत सदन में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही जी शानदार, नमस्ते। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सर जी मेरा जी। ये है कि एक बार ये लगने के बाद में ये कितने साल तक रहता है ये? ये लगभग 5 साल तक तो बहुत अच्छे से आप कंद रख सकते हैं, और अच्छा केयर करेंगे तो और दिन तक चलता है। कभी कभी ये बहुत, जो पुराने गांव में बहुत बड़े बड़े 7-8 किलो के कंद हो जाते हैं। बढ़ते रहता है। हाँ, इसकी जगह हर साल बदलते रहें। क्या होता है कि वहाँ का खाना खत्म हो जाता है, जड़ सारा खाना ले लिए। अगर 1 साल 2 साल लगता है तो हमको क्या है, उसको उखाड़ के दूसरे जगह पे गड्ढा बना के लगा देना है, कि नया खाना जो है वो मिलते रहे और फल, वो पौधा बढ़ते रहे। नहीं, गड्ढा चार बना के 4 से 5 साल तक आप आराम से रख सकते नहीं, जैसे आपने बताया कि 1 हेक्टर में 2500 इसके वो पौधे लगते हैं, हैं। और जी। उनमें 2200 नर नहीं और नहीं, तीन। तीन तो फीमेल 309 और 2200 फीमेल मादा। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, वो जो अपन जी। ने एक बार लगा दिया उसको, हाँ 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 जी। तो एक बार लगाने के बाद में इनमें 1 हेक्टर में कितने किलो वो निकलता है इसका? पहले साल आपको 40 से 45 किलो, कभी कभी अच्छा, आपने अच्छा उसका केयर किया तो 50-55 किलो क्विंटल तक मिल जाता है पहले साल। दूसरे हम्म साल जो है लगभग 65-70 क्विंटल पर हेक्टेयर, 2.5 एकड़ में मिल जाएगा। और फिर हम्म तीसरे साल और ज्यादा बढ़ता है, 80 क्विंटल तक जाता है। क्योंकि कंद अच्छे बड़े रहते हैं तो फल अच्छा ज्यादा दिन तक चलता है, और जल्दी फलने लगता है। मतलब 15 जून से लेके आपको ये सितंबर तक जाएगा। और जब पहले साल में वो उगने में 15 दिन ले लेगा, फिर बढ़वार आने में 15 दिन, फिर ऐसा करके तो कंद भी इसमें बनता है, तो कम उत्पादन पहले साल मिलता है। और ये जो जमीन में अपन लगाते हैं तो फिर इसके बाद में ये एक ही फसल होती है कि उसमें और भी दूसरी फसल भी होती है? नहीं, आप ये कर सकते हैं कि जो 2 मीटर का जगह है ना, एक लाइन से 2 लाइन के बीच में 2 मीटर की जगह रहती है, तो उसके बीच में आप टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। ये अच्छा कर सकते हैं। या फिर आपको हटाना है ये पूरी तरह से, तो उसको हटा के मिट्टी में ही गाड़ के रखना है कंद को। अच्छा, वो कंद मिट्टी में ही गड़ा रहेगा। और ये कितने टाइम तक फल देता है? इसका समय कितना, कितने महीने तक, साल भर में कितने महीने तक फल देता है? 120 दिन उगने के, 120 दिन में 120 दिन तक देता है। अगर ये 15 जून तक उगता है तो सितंबर 15, लास्ट सितंबर या
अच्छा केयर करेंगे तो 15 अक्टूबर तक भी फल देता है। जी जी। इस पे और इसके बाद ज्यादा दिन के लिए काम कर रहे हैं। और इसका इसका सब्जी के अलावा और क्या क्या यूज है इसका? सब्जी में, ककोड़े सब्जी में यूज होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या यूज है? अभी तो सब्जी ही बना रहे हैं, और हम इसको आने वाले समय में ये कर रहे हैं कि पिल्स के रूप में, जैसे कि मोरिंगा जो जिसको मोरिंगा को क्या हिंदी में बोलते हैं, हम्म। हाँ, सहजन या बोलते होंगे आप लोग। जी जी, सहजन सहजन। तो उसकी सारे बहुत सारा उसमें न्यूट्रिएंट है, तो उसको छोटी कैप्सूल के रूप में भी लोग खाते हैं। तो हम भी ये आने वाले अभी प्रपोज किया है कि इसका पूरा न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करके, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, पाइल्स के जो बवासीर वगैरह होता है, इसके लिए बहुत अच्छा रामबाण ये है फल। तो हम इसका पिल्स बना के और फिर लोगों को देंगे आने वाले समय में, ऐसा और ये किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। और जानकारी हम शरद भैया से ले लेंगे। जी बैनी भैया आए, वो अपना जी। जी, सदन के सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं जी बने सर, सिंह आर्य, मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से। आज के जो मुख्य अतिथि जी हैं हमारे, जो मेरा क्वेश्चन था आधा तो अशोक जी ने बता दिया, परंतु इसकी बेल को जमीन पर ही चलने दें या फिर वो कोई डंडा वंडा गाड़ के ऊपर उसको उठाना पड़ता है? नहीं उठाना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या है, नीचे क्या है, पानी भी बरसते रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसमें फंगस लग जाते हैं और खराब हो जाता है फल। और जितना ऊपर रखेंगे तो क्या होता है, इसमें परागण क्या है दूसरे नर पौधे से होगा, तो ऊपर रहेगा तो इसमें जो फल आएंगे तो उसमें अच्छे से परागण भी होगा। नीचे परागण होने में दिक्कत होती है और ज्यादा से ज्यादा फल लगेंगे। हर जो नोड है, जो गांठ है, उसमें फल लगते हैं और सारे गांठ में फल लगेंगे। इसकी सिरा तोड़ पिचिंग भी कर सकते हैं, जैसे अन्य फसलों में, अन्य बेल में करते हैं अपन, जैसे 13 नोट बढ़ने के बाद में 8 नोट के माथे कटिंग करके वो अधिक फ्लावरिंग लेने के नहीं संबंध नहीं, में, अधिक फल ऐसा लेने। ऐसा नहीं होता है, ये बढ़ते जाता है और इसमें फल आने लगते हैं, मतलब हर नोड में। अगर कट कर देंगे तो बढ़वार उसकी रुक जाती है। ये जो फल जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे छोटा हम खेत से लाए थे, सब्जी बना ली, इसी प्रकार का फल रहता है ना एक अंकुड़ा का? थोड़ा थोड़ा और ऊपर करिए। हाँ हाँ, ये लेकिन बहुत ही छोटा है। हाँ, वो छोटा तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो छोटा है बहुत। हाँ हाँ वो जो हाँ, छोटा यही जो है, यही है ककोड़ा। बचा हुआ था वही फल है ये। जी जी। ये हमारे खेतों की मेड़ों पर है, जो पुराने बीज जो वो लगे हुए बरसात में आते हैं, फिर बाकी इस समय में बहुत सूख हाँ हाँ जाते हैं। हाँ हाँ, तो इसको जी जी। और दिन बढ़ाने के लिए अगर हम लोग कॉमर्शियल खेती करते हैं तो उसमें हमारे पास वैरायटीज हैं, उसमें से बहुत अच्छा देता है। अगर मल्चिंग में लगाएंगे तो बहुत अच्छा फल देगा। जी जी जी, धन्यवाद। जी। शैलेश जी, आप आए अपने क्वेश्चन। शैलेश भैया। ओम जी भैया, धन्यवाद। मेरा सवाल ये था कि जैसे भाई साहब ने बताया कि कंद बनने में उसको समय लगता है, तो अगर अब पहली फसल जैसे अपन ना लें, उसको तोड़ दें, तो क्या कंद जल्दी बन जाएगा? और दूसरा सवाल ये है, ये कंद को कितने साल बाद अपने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है? एक बार फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जल्दी से आवाज बता दब दें। रही शैलेश भैया। भैया ये दो सवाल है मेरा, दो पार्ट में। कि पहला सवाल ये है कि जैसे फसल लेने का भाई साहब ने बताया, तो अगर अपन पहली फसल ना लें, जैसे अपन जनरली के पौधे पेड़ को मजबूत करने के लिए पहले फूल तोड़ देते हैं, तो क्या कंद जल्दी बन जाएगा क्या उससे, या बड़ा जल्दी हो जाएगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि कंद को कितने साल बाद जगह से रिप्लेस करना पड़ता है? हाँ, जैसे आपने बोला कि तोड़ देंगे, अगर पौधे को हम लोग तोड़ देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और अच्छे से कंद बनेगा ही नहीं। उसको दोनों को चलने देना है। तोड़ेंगे तो वो कंद अच्छे से बनेगा ही नहीं, 30-35 दिन में बनने लगता है। और फिर इसके बाद क्या है, मैच्योरिटी भी उसकी चाहिए ना। फूल 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 लेने से उसका कोई ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं है। जैसे कि नर पौधे में फल नहीं मिलते हैं, केवल फूल फूल ही आते हैं, तब भी उसमें उतने दिन में ही कंद बनते हैं, और मादा में भी उतने ही दिन में बनते हैं, तो इसका प्रभाव इससे नहीं पड़ना। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपको बस कंद बनाना है तो पौधों को पास पास में लगा के, दूर दूर ना लगाएं, एक छोटे से एरिया में पास पास में लगा दें, तो कंद उतने बड़े भी नहीं होंगे, कंद भी बन जाएंगे, पौधे भी रहेंगे। और हमको जब कॉमर्शलाइज नहीं लेना है तो छोटे से एरिया में पास पास लगा दें, कंद बन जाएंगे, दूसरे साल के लिए बढ़िया कंद रहेंगे। ऐसा हमने किया है।
तो एक बहुत छोटे भूभाग में लाइन लाइन से लगा दिया बीज को, वो अच्छे से ग्रो हुए, फल दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। अगले साल वहीं से छोटे इतने कंद पूरे बन के निकल जाते, इतने छोटे रहते हैं वो। तो उस ये कर सकते हैं। और दूसरा आपने क्या पूछा था कि मतलब कितने साल प्रोडक्शन लेने के बाद हाँ उनको? हाँ, आप हर साल उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोलियर स्प्रे नहीं कर रहे हैं तब आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। हम जनरली 2 साल में एक बार करते हैं कि एक साल लिया, फिर दूसरे साल उसको रखा, तीसरे साल मतलब कि हटा के दूसरी जगह पे लगाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो हटाने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल तक भी रख सकते हैं। लेकिन हटाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे जो कीड़े रहते हैं जो इनको पसंद है, तो वो अपना घर वर बना लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। मतलब जैसे ही पिलेक्ना बिटल है आया, वहीं एग लेइंग किया, पौधे मरते हैं। तो बदलने से, जमीन बदलने से क्या होता है, कीड़े बीमारी से भी थोड़ी सी मतलब निजात मिलते हैं, और उत्पादन बढ़ता है, अलग मिट्टी मिलती है, उसमें अलग न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फायदा मिलता है। जी, तरीका क्या है सर इसको रिप्लेस करने का, कंद को निकाल खोद कैसे? हाँ, खोद के चारों तरफ से खोदना है, और कुछ भी नहीं खोदना है, दूसरा गड्ढा जो बनाए हैं या उसी गड्ढे में फिर से मिट्टी मिला के या जो गोबर वगैरह मिला के बगल में इसको खोद के लगा देना है। उसके सबसे जरूरी चीज है इसमें, एक ही पौधे से एक ही पौधा बनता है। जैसे आलू में बहुत सारे कंद बन जाते हैं, तो ऊपर वाला जो है जहां से पौधा निकलता है वो कभी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो कितना भी बड़ा कंद हो आपका पौधा नहीं उगेगा। जी, धन्यवाद। गौर साहब, ML गौर साहब आए अपने को। जी ओम सर। सर्वप्रथम तो आज के युगाचार्य परम पूज्य आचार्य जी को सादर प्रणाम, साथ में मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी का भी अभिनंदन और सादर प्रणाम करते हुए मेरे मन में जो 2 बातें थी वो हमारे दादू ने और भाई जी ने पूछ लिया कि हम उसको एक साथ लगाएं। तो आपने बता दिया कि किनारे पे लगा दें या लाइन से लगा दें पहली बार में, बाद में पूरी जमीन में लगाने का प्रयास करें। दूसरा जो 2 मीटर बाई 2 मीटर में आपने लगाने के लिए बताया था, और उसमें बीच की जो खाली जमीन थी उसमें क्या किया जाए, वो मेरे मन में बात थी, तो वो भी आपने बता दी कि उसमें आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो दूसरी फसल लगाने के लिए सब्जी वगैरह जैसे आपने बताया भिंडी है और भी दूसरी सब्जियां हैं, मिर्च पर लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। पर उसमें जो आपने बताया कि अगर ज्यादा पानी होगा तो वो कंद सड़ जाएगा। तो क्योंकि भिंडी वगैरह तो ड्रिप में नहीं लगेगी या जो भी है, तो वो पानी जब ज्यादा जाएगा तो वो कंद सड़ने के संभावना ज्यादा रहेगी। तो क्या कंद को शिफ्ट करके हर बार शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, बरसात के मौसम में आप लगा सकते हैं। और जैसे प्लास्टिक मल्च हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो पानी उतना वो मूव नहीं करता है उधर तरफ, कंद की तरफ। नहीं, पर भिंडी वगैरह अधिकतर मैंने देखा है कि हाँ, भिंडी वगैरह तो प्लास्टिक मल्च में नहीं जी लगती है, टमाटर भी मल्च में नहीं लगा रहे, वैसे टमाटर तो लग जाएगा, तो जी। भिंडी वगैरह अधिकतर मल्च में इसका नहीं जो लगती है। हमने प्रयोग किया था बरसात के मौसम में ही किया था, उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी बरसात के मौसम में, कि भिंडी जी, लगाया था, वैसे मिर्च बरसात लगा। में तो हाँ जी। बरसात के मौसम में तो वैसे पानी कई बार ज्यादा रहता है। हम्म। और इधर इस एरिया में जैसे बताया नर्मदापुरम जिले में जी साधु ने बताया कि हमारे यहाँ क्योंकि धान का एरिया और ऐसे धान के छोटे छोटे खेत बना लिए हैं गड्ढे टाइप जिसमें पानी भरता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लगाते हैं तो क्या मेड़ पे ही लगाना उचित है या खेत में ही लगाया जाए? नहीं, मेड़ पे लगाना उचित है। जी। और क्योंकि दूसरी चीज की सर खैर अभी लगाएंगे तब हम आपसे वो कीटनाशक और उसके लिए आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई थी। आपने एक जो बीटल हड्डा बीटल के नाम से बताया था, तो अधिकतर हम देखते हैं बाजार से जब ककुड़े लाते हैं तो उसमें जो पीले पीले से एक छेद होते हैं, तो वो अंदर तो खराब निकलते हैं वो। फल मक्खी है वो, उसके लिए फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप के लिए आपने जो बताया है कि वो लगाएंगे, तो वो उस टाइम हम आपसे खैर जानकारी ले लेंगे अभी, जी जी और भाई लोगों से जो प्रश्न हो। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं मुनीलाल सर जी को आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित। मुनीलाल सर।
बहुत बहुत साधुवाद। आज के हमारे योगाचार्य जी को प्रणाम और आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं मध्य प्रदेश की धरती से प्रणाम करता हूं और सभी पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपका स्वागत वंदन करते हैं। आप किसानों के लिए किसान कैसे समृद्ध हो इस विषय पर आदरणीय शरद जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन युवा कार्यक्रम में करा रहे हैं। किसान भाई संवाद कर रहे हैं, आप उसका सरलता के साथ जवाब दे रहे हैं। समस्याओं का समाधान एक वैज्ञानिक और किसान दोनों का इस युवा कार्यक्रम में एक अनूठा कार्य चल रहा है जो आज 852 दिन हो गए। मेरा सवाल ये है, मैं छोटे में अपने खेत पर जो हम आप ककोड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पड़ोड़ा बोलते हैं। पड़ोरा मेरे यहाँ भी मैं इसकी सब्जी हाँ जी, इसका जो है बहुत ही महत्व है और मैं तो कहता हूँ ये औषधि के रूप में भी बहुत उपयोगी है। आपने आज हमें बताया। मेरा निवेदन है 1 एकड़ में इसका कितना लागत और क्या आमदनी हो सकती है ये प्रति वर्ष, क्योंकि वर्ष में एक बार होता है, ऐसा भी थोड़ा सा आदरणीय डॉक्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे तो उचित होगा जी। 1 एकड़ में लगभग आपको 60 से 70 हजार रुपए लग जाएंगे पहले वर्ष। दूसरे वर्ष कम पैसा लगेगा क्योंकि इसके कंद बन जाते हैं। जो भी पैसे हैं इसके लगते हैं कंद के या कटिंग जो है, एक कटिंग जो है एक पौधा 30 रुपए में हम देते हैं, तो लगभग 1200 पौधे इसके लगेंगे। तो 12 23 36 हजार रुपए इसके पौधे के लग जाते हैं। बाकी आप मल्चिंग करेंगे, स्टैकिंग करेंगे तो उसके लग जाते हैं लगभग 60 से 70 हजार रुपए, तुड़ाई तक पूरा लग जाता है। और आमदनी जो है एक अभी हम लोग के यहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है। अभी किसी ने डाला था कि 150 रुपए किलो महाराष्ट्र में है, तो उससे भी काफी अच्छी आमदनी 3 से 4 लाख रुपए अगर कम से कम में करें। अगर 200 रुपए लेके चलते हैं तो 8 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है आपको 2-2.5 एकड़ में। तो अगर मिनिमम ले चलें तो 2 लाख रुपए अगर कम से कम लें 1 एकड़ में, तब भी अपने फायदे इसमें 1,30,000 का फायदा है। अगर 70,000 हम इसमें मान के चलें कि हमारी लागत आती है पहले साल। दूसरे साल इसकी लागत और कम हो जाएगी क्योंकि हमको बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। जी आदरणीय, इसके बीज कहाँ मिले, कब उपलब्ध करा पाएंगे, कब सही रहेगा लगाना? ये जून के मौसम में। अभी मैंने बताया था भाटापारा एक हमारा रिसर्च स्टेशन है, या हमारे अंबिकापुर से भी पहले आप ऑर्डर दे देंगे तो 15 दिन पहले तो हम पौधे तैयार करके उपलब्ध करा देते हैं। तो पौधे देंगे या कंद देंगे आप? हम पौधे देंगे और फिर वो कंद आपके यहाँ बन जाएंगे। क्या तो वो मेल और फीमेल दोनों देंगे आप ना सर? हाँ, मेल फीमेल बता के देंगे कि ये नर है, ये मादा है, ये देख आपको पहचान भी करा देते हैं, सारा चीज करके देते हैं कि हाँ ये ले जाइए ऐसा। तो लाने के लिए व्यवस्था? लाने के लिए तो किसान को थोड़ा सा खुद ही करना पड़ता है एक्चुअली, स्वयं करना। 8 लाख रुपए एकड़ की क्रॉप उगाना है तो एमएल गौर साहब लाना तो पड़ेगा पौधे को। सर लाइन लगाना है तो 8 लाख उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पहली बार लाइन बस में कुछ लगाना है, शुरुआत करना है। जी पहली बार बस लागत लगती है, इसके बाद आप खुद भी पौध बना के दूसरे किसान भाइयों को भी दे सकते हैं। शरद भैया के साथ आके हम खुद ही लेके आएंगे सर आपको दे। जी आइए आइए। जी अभी सदन में कोई रह गए हो तो वो प्लीज क्वेश्चन। हाँ वर्मा जी, 8 लाख रुपए एकड़ नहीं है, 8 लाख रुपया पर हेक्टेयर है। हाँ 2.5 एकड़ में। 1 एकड़ में बीज से तैयार होता है बीज। नहीं, इनकम कैसे बढ़ेगी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको जी। किसी को क्वेश्चन अगर है डॉक्टर साहब से तो प्लीज क्वेश्चन करें। जो जैसे उगाना है तो सभी को उगाना है सदन में। सुशील जी ने हैंड रेस किया है और तो आए आप अपना क्वेश्चन करें। शैलेश यादव जी।
मैं पूछ रहा था भाई साहब से कि इसका बीज कैसे तैयार कर सकते हैं खेत में, वो फल जो वो छोड़ के वही बन जाएंगे, कुछ अलग उसका प्रोसेस है? हाँ हाँ, वो भी बन जाते हैं। एक ही फल में दो तरह के रहते हैं। जैसे कि एक फल में 18 से 20 बीज रहते हैं, अच्छे बड़े फल हुए तो वो पकने के बाद लाल लाल रंग जैसा करेला हो जाता है, वैसी हो जाता है। उसी को सुखा के आप रख सकते हैं। अच्छा सुखाइए, सन ड्राइंग करिए, बीज निकाल के उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर या चिपचिपी परत होती है, उसको निकाल देना है, धो देना है। इसके बाद उसको सुखा देना है, लगभग 15-20 दिन तक धूप में अच्छा सुखाइए। इसके बाद उसको रख लीजिए। और हमने तो ये भी किया था कि उसको बालू से रगड़ के हटाया था, तो बालू से यानी कि जो लेयर रहती है उसको निकालने से थोड़ा सा छिलका पतला हो जाता है और अगले साल बहुत अच्छे से वो उगता है। तो 15-20 दिन अच्छे से सुखाना चाहिए। फिर इसको कपड़े की थैली में, किसी प्लास्टिक वगैरह में नहीं, क्या है कि बीज भी सांस लेता है, तो कपड़े की थैली में रख के फ्रिज में रख सकते हैं या कैसे ऐसे सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं, जो कि और सामान्य बीज जैसे रखते होंगे। और दूसरे साल अच्छे से, पहले ही पानी बरसने से पहले, जब आपको लगाना है कि अब मुझे खेती स्टार्ट करनी है, उससे 15 दिन पहले ही उसको बो देना है। सर ये बीज कैसे मिलेंगे फिर? उसमें तो फल लगते नहीं है, उसकी नहीं क्या? नहीं, आधे में बीज लगते हैं, आधे में फल लगते हैं, आधे में फूल लगते हैं। जितना फल जरूरी है उतना फूल भी जरूरी है, क्योंकि बिना फूल के फल नहीं लगेगा। पहले साल आपको हाँ ये दिक्कत आएगी कि नर और मादा पहचानने में, वो 30 दिन में पहचान जाएंगे कि ये जिसमें फल लग रहा है वो मादा है, जिसमें फूल लग रहा है। आप फूल वाले को हटा दीजिए या उसके कंद निकाल के अपने खेत के चारों तरफ लगा दीजिए। जितना परागण होगा उतने ज्यादा फल लगेंगे। और इसके कंद भी बिकते हैं, 250-300 रुपए, 400 रुपए। वैद्य वगैरह इसके कंद भी खरीदते हैं। जी ओ प्रणाली बहन जी, सादर आमंत्रित हैं, आए बहन जी अपना कुछ। ओम। मैं प्रणाली, मराठी, महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले से हूँ। ये पौधा हमारे कोकण में बहुत ज्यादा होता है, जंगल में। तो आपने इसका आदरणीय आज के जितेंद्र जी, आपको सादर प्रणाम पहले। जी तो नमस्ते। हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन आज इसका जो महत्व बड़ा है, और इससे हमारे यहाँ उसका नाम अलग है। कंटोला बोलते हैं, हाँ, काटल बोलते हैं, काटल। हाँ हाँ, जी जी काटल की भाजी ऐसा। जी। तो आज मुझे बहुत समझ में आया इसका महत्व कितना है, और लोगों को समझ में आए इसका औषधि जो उपयोग है वो समझ में आएंगे, तो इसकी जो मांग है वो बहुत बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और जो किसान गरीब हो रहा है उसकी आमदनी बढ़ेगी। आज बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रखा है सौरभ जी ने। तो मुझे लगा कि ये फिर से मार्गदर्शन लगे तो बहुत ज्यादा किसानों को हम जोड़े, ऐसा मेरा विचार था। और मेरा प्रश्न जो था उसका उत्तर मुझे मिला है। शैलेंद्र जी ने जो प्रश्न पूछा कि हम इसके जो बीज है वो सुखाकर डालेंगे ना, तो नर मादी कैसे पहचानेंगे, ऐसा मेरा प्रश्न था। लेकिन वो मैं समझ में आया मुझे। ओम, प्रणाम, धन्यवाद। आप म्यूट में हैं, शरद जी म्यूट में। नीलकंठ ओम। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। तो हमारे पास ही नजदीक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो एनपीजीआर है उसमें ये बीज मिल सकता है क्या? और उसमें मेरा नेटवर्क कम था, तो मैं औषधीय गुणधर्म का महत्व क्या है तो ये मैं पार्ट नहीं सुन पाया। तो उसमें औषधीय गुणधर्म का कुछ अभी व्याख्या मार्गदर्शन में ये हुआ क्या अभी? हाँ, जो एनबीपीजीआर का सेंटर अकोला में है आपके वहाँ पे, राहुरी वाले इसमें राहुरी के पास, राहुरी में हमारा सेंटर है, वहाँ पौधे बीज मिल जाएंगे। या हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब हमारा, मैं अभी लास्ट में नंबर दे दूंगा, आप लेके
मैं कंटिन्यू साथ में रहूँगा, दे दूंगा और आपके यहाँ इस्टेब्लिश करा दूंगा। औषधीय गुण धर्म पे मैं तो बेसिकली प्लांट के डेवलपमेंट के लिए अच्छी पौध प्रजनक अच्छे वैरायटी पे काम करता हूँ। जो फार्मर परसेप्शन है, पुराने लोग जो सोचते हैं कहते हैं और जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है उसके हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि ये उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए, जो शुगर जिसको कि मधुमेह बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए, पाइल्स जिसको बवासीर बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए ये सब काम में आता है। इसको खाते हैं। साथ साथ जो कंद है हमारे छत्तीसगढ़ में, कंद का उपयोग जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो प्रजनन क्षमता जिसमें कम होती है, उसके चूर्ण का उपयोग करते हैं। स्नेक बाइट, सांप काटता है, छिपकली काटती है या ऐसा कुछ, उसमें भी ये कुछ मिला के चूर्ण उपयोग करते हैं। पेट दर्द में चूर्ण का उपयोग करते हैं। जो ये हमारे यहाँ किसान भाई या आदिवासी भाई उपयोग करते हैं उनका ये सब एक्सपीरियंस में साझा करता हूँ और वो लगातार ले जाते हैं हमारे वहाँ से। मैंने इसमें औषधीय गुणों पे तो काम नहीं किया है, बस ये पढ़ा है मैंने जो उस पे, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और बाकी न्यूट्रिशनल बहुत अच्छा कैल्शियम है, मैग्नीशियम, जो मिनरल न्यूट्रिशन वो सब है। सारे पौधे सब औषधीय गुण कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ हमारे ही तरह के पौधे भी हैं कि कुछ अच्छाइयाँ रहती है, कुछ बुराइयाँ रहती है। किसी में बहुत अच्छी अच्छाइयाँ ज़्यादा रहती हैं, बुराइयाँ कम रहती हैं। तो ये ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छाई है और कम बुराई है। जो जितना स्ट्रेस सहता है, मतलब कोई भी पौधा आप देखेंगे औषधि गुण में रहेगा, या तो जंगल में ऊंचाई पे कहीं पे रहेगा या बहुत ज्यादा बीहड़ में या गर्मी वाले क्षेत्र में। जो जितना ज्यादा स्ट्रेस सहता है, जितना ज्यादा उसको काम करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को, उसमें उतने ज्यादा अच्छे मेटाबोलाइट्स या जो अच्छे तत्व रहते हैं वो रह जाते हैं। तो ये जो पौधा है वो जंगली क्षेत्रों का है और बीहड़ में कोई ध्यान नहीं देता ऐसा वाला है। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं अपने आप को ऐसा बना लेता हूँ कि सब मेरा ध्यान दें, तो इसलिए बहुत ये न्यूट्रिशियस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ में उसको करूटले बोलते हैं, करूटला। जी जी हाँ, ये है। इंद्र जी आए, हैंड रेस है उनका। गुड मॉर्निंग, हिमाचल से बोल रहा हूँ, डीडी शर्मा। इसके सीड बाई पोस्ट, ये सीड से प्रोपेगेशन होती है या कंद से ही होते हैं? सर नमस्ते, ये आप दोनों से कर सकते हैं। बीज से केवल ये परेशानी है कि नर मादा की पहचान हम शुरू में नहीं कर सकते हैं। उगने के 30 दिन बाद आप नर मादा पहचान सकते हैं। नर में पहले फूल आ जाते हैं। नर में प्लांट मोनोसियस प्लांट है सर? हाँ, ये मोनोसियस नहीं है, ये डायसियस है। मोनोसियस में एक ही पौधे में नर और मादा रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जैसे करेला। डायसियस में क्या होता है कि डायसियस है, मतलब मेल फीमेल प्लांट के जो सीड्स और कंद है, तो प्रोपेगेशन बेटर है, मतलब सीड से अच्छी नहीं होती इसकी। जो इसके क्या ट्यूबर्स है, क्या ट्यूबर्स है? हाँ, ट्यूबर आप कटिंग लगा के ट्यूबर बना के फिर इसको दे सकते हैं। अभी हमने एक सीड प्रोपोगेशन के सीड इसको चैनलाइज किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि कटिंग से पहले ट्यूबर बनाएंगे। उस ट्यूबर हमको नोन रहेगा कि ये मेल का है फीमेल का है, वो किसान भाइयों को देंगे। उसमें 1 साल ज्यादा लगता है, बस ये परेशानी है। कुछ थोड़ा सा सीड एज ए सैंपल सीड मैं आपको दे दूंगा। पॉसिबल है इसको प्रोपेगेट करना या इसकी क्रॉप लेना? हाँ, वहां भी आपके जंगलों में या पहाड़ों में तो होंगे। एक शर्मा सर थे हमारे NBPGR के, उनको मैंने कंद भिजवाया था। अब मैं आपके यहाँ भी सीड में दे दूंगा आपको, लेकिन अभी उसको अगले साल लगाइएगा। योर कॉन्टैक्ट नंबर सर? हाँ, मैं अभी सभी को बता देता हूँ। मेरा डला हुआ है उसमें, चैट बॉक्स में डाल दिया है सर। अच्छा, नंबर डाल। और रंजना बहन जी ने अपने उसमें भी डाला, मुख्य अतिथि में भी उन्होंने मोबाइल नंबर मेंशन किया। मैं उससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक सर, नमस्ते। मैं रंजना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना क्वेश्चन रखें। जी धन्यवाद।
मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मगर आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जितेंद्र जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया महत्वपूर्ण कि हमारे यहाँ पे इसे कटुले कहते हैं महाराष्ट्र में, जी और अभी ये 150 रुपए किलो बिक रहे हैं यहाँ पर। जी तो इसकी बहुत कम लागत है। हमें बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, मगर ये कटुले जो है आयुर्वेदिक कहते हैं इसे, तो वो इसको बोला जाता है, मगर इसके ऊपर भी नहीं है, बिल्कुल कम है। तो इसके लिए बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया, और हम सभी प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो भी 1-2 किसान रहते हैं वो लेकर आते हैं, तो उनके पास सिर्फ 1-2 किलो रहते हैं, वो 40 रुपए जी पाव, 50 रुपए पाव के बराबर हमें बेचते हैं। तो जी इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है और आयुर्वेदिक है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो हम सभी ये करनी चाहिए, अपने खुद के लिए तो लगाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद डॉक्टर जी साहब आपका। जी जी नमस्कार। डॉक्टर किशोर सर जी को मैं सादर आदरणीय आमंत्रित इंद्रजीत मिश्रा जी, पहले इंद्रजीत मिश्रा जी। जी सर, इंद्रजीत मिश्रा जी है सादर जी, आमंत्रित। हेलो सर जी को प्रणाम जी सर नमस्ते। एवं सदन को भी प्रणाम। मैं जबलपुर से इंद्रजीत मिश्रा बोल रहा हूँ। सर मेरी जमीन जंगल से लगी हुई है और मेरे उसमें क्षेत्र में बहुत ही बहुतायत में लोग, गांव के लोग लेके जाते हैं, तो क्या जी मैं वहां के कंद खुदवा के लगवा सकता हूँ? ऐसा तो नहीं होगा कि जंगल के साथ मैं अन्याय करने लगूं? नहीं नहीं लगा सकते हैं। जैसे हाँ एक जैसे ये भी होता है, ये कर सकते हैं, जब फल से बीज आते हैं उसको ले जाके जंगल में फेंक दिए, जो उससे ले आया उसको दे दिया उसका डबल, वो धीरे से जी उग जाएंगे। जंगल जी नेचुरल कंडीशन में सबसे ज्यादा अच्छे से उग जाता है। जी जी तो वहां से लाके लेकिन क्या है कि हम बहुत ज्यादा एक साथ लेके, अभी बालाघाट वाले एक सर थे, तो उन्होंने जी बताया कि हम यहाँ से कन लेके आए, किसान वहाँ आदिवासी भाई लगाते हैं, तो जी बहुत ज्यादा कन लाते हैं, उसके जी बदले हमको बीज वहां भेजते फेंकते रहना है कि और उगे आने वाले समय के लिए भी हो, ये हम कर जी सकते हैं। बाकी तो नेचर ने, प्रकृति ने हमको ही दिया है, हम भी प्रकृति से बने हैं, प्रकृति ही है, तो सब जी मिलके जी तो करना पड़ेगा। जी जी डॉक्टर किशोर सर सादर आमंत्रित हैं, आए। हाँ धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। और निश्चित रूप से सर ने जो अंत में बात कही कि स्ट्रेस में जो होता है वही अच्छा फल होता, क्योंकि सफेद मूसली के बारे में भी ये देखा गया कि जो जंगल में नेचुरल होती उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो खेती करके उगाई गई है उसमें उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा मेडिसिन उत्पादकों का कहना है, कंपनी का भी कहना है। तो यही संभावना इसमें होती है कि अगर खेती की जाए तो खेती करने के बाद में वो सब्जी करके तो निश्चित रूप से होंगी, लेकिन उसको मेडिसिन के हिसाब से देंगे तो वो बांध पर अगर हम लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेफिनेटली ज्यादा आता है, लेकिन अंदर में अगर खेती करेंगे तो मेडिसिन बनने की संभावनाएं कम होती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो रहा है। और क्रॉप्स के बारे में बस यही मैं निवेदन करना चाहता था, बाकी जानकारी अच्छी दी है, धन्यवाद। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे आप उपज बढ़ाएंगे तो आपके पास अगर 100 रुपए ही है और 1000 लोग आ गए तो थोड़ा थोड़ा उनको बांटना कठिन हो जाएगा। अगर 50 लोग हैं तो कम से कम 100 रुपए में 2-2 रुपए सब लोग को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार है कि अगर इसमें जितना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है, हाँ इसको बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेटाबोलाइट्स इसमें और प्रोड्यूस हो और लोगों को मिले, और ना मिलने से अच्छा है, बहुत कम प्रोडक्शन मिलने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको मिले, सबको अवेलेबल हो। तो आने वाले समय में इतना भी स्ट्रेस मतलब पौधों को रहता ही है, इतने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत जो मेजर क्रॉप है, जो मतलब धान, गेहूं, मक्का, इन सब में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें न्यूट्रिशनल, जैसे मैंने प्रोफाइलिंग करवाया था तो इसमें कुछ अंतर नहीं आया है, बहुत अच्छा गुण है। और आने वाले समय में नित प्रयास चल रहे हैं, कुछ और अच्छा होगा, धीरे धीरे और अच्छा ही होगा और अच्छा करेंगे। आपका ये आपने जो बहुत, किशोर जी ने बहुत सही बताया है कि ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास रहेंगे कि अच्छा कर सके।
मैं दिनेश सर अगर हैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ, दिनेश सर आए। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी का बहुत दिनों से नहीं सुन पा रहे हैं, मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो आप संवाद करने का कष्ट करें। कुलदीप पुनियाल जी उत्तराखंड से। ओम सर ओम। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर आप तक? हाँ जी सर बोलिए। जी 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 जी। बहुत सुंदर आज का जो हमारी जो कक्षा थी, जो टुकड़ा पे जो बात हुई है, बहुत ये उत्तराखंड में ये फल परंपरागत रूप से उगाया जाता है ये, और काफी बड़े पैमाने पे होता है, और इसका अब धीरे धीरे व्यवसायीकरण भी हो रहा है, लेकिन इसकी तकनीकी जानकारी लोगों को नहीं है। जो विशेषकर जो इसमें जो मेल फीमेल को लेके जो जिस तरह का रेशो रखने की जरूरत होती है, वो अभी लोगों तक वो जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची। लोग इसको परंपरागत तरीके से करते हैं, और एक तरह से जंगल में इसको उगाते हैं, जंगली क्षेत्र में इसको या गांव के बाहरी अहाते में इसको उगाते हैं, और इससे जो है अब लोग इनकम भी करने लग गए हैं। काफी लोगों की इससे जो है रोजगार भी पैदा हो रहा है, और धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी हो रही है, और इसका उत्पादन क्षेत्र भी लगातार बढ़ने लगा है, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी है। अब ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में मार्केट में आता है यहाँ पर, और काफ़ी इसकी मांग रहती है, और काफ़ी अच्छे रेट इसको लोगों के मिलते हैं। ये आज की जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इसको और भी कैसे हम जो है खासतौर पे जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनमें ये उगाया जाता है, उन लोगों को इसको तकनीकी जानकारी और दी जाने की जरूरत है। तो मैं जो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन जानकारी आज दी है, और इसको व्यावसायिक रूप से कैसे जो इस फसल को बढ़ाया जा सकता है, ये बहुत ही जो है कारगर साबित होगा, खासतौर पे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे ये परंपरागत रूप से और प्राकृतिक रूप से इसको जो है उगाया जाता है। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। सर मैं एक वीडियो या अब जो मेरे खेत में जैसे हम लोग किए हुए हैं, और फल जो होते हैं कितने साइज के क्या है, उसका वीडियो और फोटोज आपको शेयर कर दूंगा श्री शरद जी को, तो आप मंच पे दे सकते हैं जी। और जैसा कुलदीप जी बोल रहे हैं हिमाचल से हैं, वहाँ हमारा एक पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, सेंटर है वहाँ, तो उनको भी हम आग्रह करेंगे कि किसानों के बीच में ट्रेनिंग दे दें, या वो इस पे ज्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्योंकि अपना सेंटर काम कर रहे हैं, अब मैं उनको बोलूंगा कि आपके यहाँ से भी किसान ऐसा लेके आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में क्या है, खेत बड़े बड़े नहीं है, वो सीढ़ी नुमा और थोड़ा सा वैसा बना हुआ जैसे मैंने देखा था। कुलदीप जी ज्यादा अच्छे से भली भांति जानेंगे, तो मेड़ वगैरह रहती है तो उसमें लगा सकते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ पालमपुर सेंटर से, और वो और जानकारी या किसानों के मध्य ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकते हैं। सदन में और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय सर, वो आपने जो मुझे जब से स्टीयर दिया था, जब मैं आपको वहाँ अनूपपुर गया था आपसे मिलने, अंबिकापुर जी, हाँ सॉरी अंबिकापुर में, हाँ हाँ सर, काफी लंबी यात्रा हो गई थी ना, तो बहुत सारे उधर तक याद नहीं रहा कौन कौन से डेस्टिनेशन थे, तो सर वो जब से स्टीयर मेरे पास काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। जी जी। तो अभी सर बस मैं उसको ही संरक्षित कर पाया हूँ, और बाकी ककोड़ा तो हमने जहाँ जहाँ पे आपने जो दिया था वो हमने लगाया था, तो वो उसके कंद अभी जमीन में से अभी उसमें से बेल निकल के आ रही है। अच्छा जी, ये पहले साल थोड़ा सा लेट होता है, फिर अगले साल से तो और अच्छे से होने लगेगा। वही मैं बोलूँ कि इतना लेट कैसे हो गया सर, वही समझ में नहीं आया। इसकी आपने बहुत लेट में पौधे ले गए थे, क्या है जब से हम लोग लगाते हैं इसको भी एक बार फलने के बाद ये सो जाता है, सुसुप्तावस्था जिसको डॉर्मेंसी बोलते हैं, तो 8 से 10 महीने की डॉर्मेंसी होती है, इसके बाद वो पौधा उगता है जी। तो पहले साल ऐसा होता है, फिर दूसरे साल से तो वो अपने रूटीन समय पे आ जाता है। और जॉब स्टीयर का जो बोले हैं, तो उसके फ्लोर या आटा बना के दूसरे आटों में मिला के हम इसको खा सकते हैं,
बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व से भरपूर है। अभी ये नई फसल है, धीरे धीरे आने वाले समय में मार्केट में भी आने लगेगी। और जैसे टाउ वगैरह है, राजगिरा है, किनोवा है, अभी आना शुरू हुआ है, उसी प्रकार ये जॉब्स्टियर भी है। ये पोटेंशियल क्रॉप जो हम क्षमतावान फसलें हैं इसी में काम करते हैं, उसमें है। अच्छी फसल है, छोटे मक्के के जैसे पौधे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, अच्छी फलती है। नहीं, शुरू में तो सर सब लोग देखने के बाद ऐसे ही लगता था कि ये मक्का की कोई वैरायटी है या ऐसा है, लेकिन जब फाइनली उसमें लगे तो सर उसमें एक चीज और हमने देखी कि हमारे डीआईजी साहब हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा इस पे R&D की, तो वो पता चला कि लगे ये तो बेजंती, इसको हिंदी में हमारे इधर बेजंती बोलते हैं। अच्छा, नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट से मुझे बीज मिला था, मतलब हाँ। कि असम, मेघालय, अरुणाचल के एक सेंटर ने हमको बीज दिया था। और उसके बारे में मुझे ज्यादा विस्तृत जानकारी तो पता नहीं है। हमने 1-2 बार ही इसको लगाया था, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रॉप को पहली बार। जैसे मैं पहली बार आपके मंच में आया हूँ, उसी प्रकार खेत में लगाने के लिए उसको लाया। फिर अब उसके गुण धर्म सब जानेंगे, जैसे पूछ रहे हैं सबसे, उसी प्रकार पौधों को देखते हैं इसमें क्या है, कैसा है, फिर उसके बाद फिर मार्केट में आता है। नहीं सर, भगवान कृष्ण को ये परम प्रिय है, और भगवान कृष्ण के गले में जो माला है ना, उसमें एक जो आरती है भगवान कृष्ण की, उस आरती में इसका विवरण है, गले में बेजंती की माला। तो वो जो भगवान कृष्ण को जो माला पहनाई जाती है वो इसी की पहनाई जाती है सर। अच्छा, ये बेजंती की माला बिकती भी है बाकायदा 200 रुपए 100 रुपए में, ये उधर मथुरा में, उधर वृंदावन में। अच्छा अच्छा जी, जी सर। रघुवीर सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। रघुवीर सर, जी, सदन को मेरा प्रणाम। मेरा एक डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन था। एक ये था कि ये क्या अभी कमर्शियल स्टेज पे ये उत्पादन इसका शुरू हो गया है? हाँ हमारे यहाँ, मतलब जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो ये कमर्शियल स्टेज पे इसका उत्पादन शुरू हो गया है। और दूसरा ये कि ये मतलब जैसे इसकी बेल आप कह रहे हैं कि सुप्तावस्था में चली जाती है, तो जैसे कई पौधे होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तरूर होता है, कई होते हैं जिसमें वो बरसात के सीजन में तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो एकदम बेल खत्म हो जाती है, फिर अगले साल उसी कंद को कंज्यूम करके फिर से बढ़ती है। तो ये फिर ये बेल ऊपर ये इसका रहता है मतलब अपर पार्ट, या फिर ये खत्म हो जाता है और फिर अगले साल ये दोबारा से आता है? नहीं, ये सूख जाएगा 120 दिन 30 दिन के बाद, ये सूख जाता है ऊपर से पूरा खत्म। अगले साल फिर से वहीं से निकलता है। फिर जमीन से निकलेगा ये? हाँ हाँ, जमीन से निकलेगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? पहला यही कि मैंने कहा कमर्शियल स्टेज पे ये किस लेवल हाँ, तक पहुंचा है, क्या इसका मार्केट, क्योंकि सैचुरेशन एक लेवल पे तो सैचुरेशन भी होता है, कितना इसका पोटेंशियल है, इस पे भी कुछ स्टडी हुई है? हाँ हाँ, मार्केट में, हाँ मार्केटिंग लेवल पे मैंने तो नहीं किया हूँ। मैं प्रजनक हूँ और नई वैरायटी बनाने में ध्यान देता हूँ। लेकिन जो मैंने किसानों के उसमें किया है, तो बहुत सारे बड़े किसान इसको कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, और मार्केट में बहुत बहुतायत मात्रा में ये अवेलेबल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जी जी जी, धन्यवाद जी। ओमकार भैया आए। ये भैया आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में ही आप जी पूछ रहा है कि क्या इसको पहाड़ों में लगा? जी, हेलो हेलो, जी, आवाज आ रहा है भैया? हाँ हाँ, जी जी, हाँ, आवाज गया जी जी। हाँ, पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसको जंगल में, पहाड़ में उगा सकते हैं क्या? आप इसको जंगल कहीं भी में होगा, इसको लगा? हाँ, आप इसको कहीं जी भी लगा सकते हैं, बशर्ते ये क्या है, जैसे कि आप देखिए पहाड़ी लोग हमको ले जाके, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, वहां ले जाके मुझे छोड़ देंगे तो मेरे को 10-15 दिन अच्छा लगेगा, 20 दिन अच्छा लगेगा, इसके बाद बोलूंगा मुझे अंबिकापुर भेज दो, मैं नहीं रह जी पाऊंगा। तो ये पौधा है वहां, अगर पहले जैसे हिमाचल वाले कुलदीप जी ने बताया कि उनके यहाँ होता है, तो पहाड़ों में ऑलरेडी हो रहा है, तो वहां भी हम लगा सकते हैं।
हाँ, बशर्ते जैसे कि हिमाचल के पहाड़ हैं उसमें मिट्टी ज्यादा रहती है, आप जहाँ बोल रहे हैं वहां भी अगर मिट्टी होगी तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फसल है, बड़ा अच्छे से जी हो सर, मैं जाएगा। पलामू झारखंड से हूँ सर, झारखंड से हूँ। ऐसा तो मेरा झारखंड का पहचान पहचान ही है, जंगल तो पहाड़ वाला एरिया है। हाँ, तो तो आप तो पड़ोसी हैं, पलामू है ना, 150 किलोमीटर यहाँ से है, हाँ हाँ, तो तो नजदीक में अंबिकापुर। जी जी बहुत लगा सकते जी। हैं वहाँ, तो बहुत अच्छे से हो तो सकता है। मेरा मेरे मेरे अति गांव से सटा हुआ जंगल है। जी वो जी। अपना एक तरफ से छत्तीसगढ़ निकल जाता है, एक तरफ उधर गया बिहार निकल हाँ, जाता है, एक तरफ बिहार। उधर निकल जाता। हाँ, तो उधर निकल जाता है, वो सटा हुआ जंगल है। वो चार वहां से चारों तरफ जंगल जंगल रास्ता निकलता है, तो इस काफी पहाड़ है। इसके तो लिए क्या इसको बहुत मतलब, उपयुक्त, बहुत उपयुक्त हाँ, है। तो इसको फिर सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करना पड़ेगा क्या? जंगल में अगर लगाएंगे तो, बीज लगाएंगे तो? नहीं, जंगल में लगाएंगे तो फिर तो जंगल के इकोसिस्टम में वो चलेगा। वो खेत होगा तो जी। अपने मर्जी से कर सकते हैं, जंगल होगा तो उसको अपनी मर्जी से जंगल के हिसाब से वो काम करेगा। पहाड़ में भी अच्छा, अब तो सिंचाई के साधन वहां पे पहुंचा नहीं सकते हैं, वो तो हमारी नहीं नहीं कर सकते, और हमारे, नहीं कर वो तो सब राज्य शासन का होगा मुझे लगता है। तो जी। उसमें बस बीज डाल के या लगा देंगे तो हाँ, फल तोड़ने जा सकते हैं, या आपकी हाँ वही। जमीन है उसमें तो फिर अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। नहीं, वो सटा हुआ जिस जंगल जंगल है, वो मतलब कोई मतलब उसका उपयोग करना चाह रहे हैं कि कुछ उसमें अपना उस अपना जो भी निकल जाए मेडिसिन। जैसे कि बता रहे हैं कि स्ट्रेस में करने से उसका मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाता है, तो जंगल में लगा के छोड़ दिए, जो अपना निकल गया वो अपना मेडिसिनली अपना उसको यूज किया जा सकता है। हाँ, वो क्या है कि जैसे कि सर ने बताया था कि सफेद मूसली का, उसमें जी कंटेंट जो होता है उसके एनालिसिस करके फिर इसके बाद वो उतने प्राइस पे खरीदते हैं, जिसमें जितना ज्यादा रहता है उसको उतना ज्यादा प्राइस मिलता है। तो इसमें भी, जी इसमें तो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन बस फल देखते हैं और भार पे खरीदते हैं खाने के लिए। जरूरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचाना, और दिमाग भी ऐसा रहता है कि हाँ हमने ये खाया है तो हमको ये इफेक्ट ये पड़ेगा, तो उस वो भी काम करता है, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो आप वहाँ बीज डाल सकते हैं, फल लगता है, एक तो बायोडाइवर्सिटी भी उसकी बढ़ेगी, आप जाके बाद में फल भी तोड़ सकते हैं, तो ये कर सकते जो हैं आप उसके लिए। जी, तो इसके लिए तो वही जून जुलाई में जब बरसात शुरू होता है तो उसी समय बीज जो अपना थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद कर डाल देना होगा। हाँ, गड्ढा नहीं भी खोदेंगे, फेंक भी देंगे तब भी वो उग जाएगा, क्योंकि अच्छा। प्रकृति जो है वो गड्ढा खोद के थोड़ी ना उगाती है, वो तो गिर जाता है जी जी। बीज, उग जाता है। मतलब वो सामान्य बात, वैसी बात बता रहा हूँ, साइंटिफिकली अच्छा। ये नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आप जंगल पहाड़ में लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा उसके नीचे छाया नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उगेगा नहीं, पानी नहीं गिरते रहना चाहिए, थोड़ा खुला खुला होना चाहिए कि धूप भी पड़े और पानी भी मिलता रहे, तो हो जाता है। एक साल के बाद दूसरे साल आपको पर्याप्त मात्रा में, दूसरे साल का पौधा अलग से दिखता है, बहुत ही विग्रस और बहुत अच्छा बढ़ने वाला रहता है। पहले साल का थोड़ा सा वो रहता है, बच्चा जैसे छोटा रहता है तो उसको हम लोग केयर करते हैं, चलना सिखाते हैं, सब चीज सिखाते हैं, फिर बड़ा होने के बाद खुद ही, तो उसी प्रकार ये भी है। सब चीज हम लोग एक दूसरे से सब जुड़े हैं, पेड़ पौधे हम सब जी, एक ही। एक बार लगा देने के बाद तो फिर वो हमें लगता है कि फिर वो हमेशा के लिए वो अपना उसमें उगते जी जी रहेगा। जी जी। जी इसके जी। बारे में मैंने बहुत सब अच्छा। बता दी। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी। प्लीज स्क्रीन पे देवेंद्र जी का हैंड रेज है। तो समापन की ओर चलते हैं। आदरणीय शरद भैया, अब आभार ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 8:30 हो गए, और क्या फाइनल कमेंट आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर लेते हैं। हाँ, और फिर उनका आशीर्वाद लें और समापन करें। जी, मैं बहुत सुंदर आज की वार्ता रही और बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर जितेंद्र जी ने आज बात बताई है। और लेकिन चलते चलते आज एक चीज छूट गई है जिसको कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए मेरी उत्सुकता थी कि इसको भी किया जाए। मुकेश मालवीय जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बीच में भी सभी ने दे दी, मैंने नहीं दे पाया था, इसलिए मैं विशेष रूप से मैंने ये अपना हैंड रेस किया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही बनते रहे, आगे बढ़ते रहें। और आज बहुत सुंदर हनुमान चालीसा भी उन्होंने सुनाई आज, नए तरीके से, नए अंदाज में उन्होंने आज गा के सुनाया, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।
जी बहुत अच्छा। मुनीलाल सर और कोई रह गया क्या? हो गया। क्या आप रह गए हैं? सर मैं डॉक्टर साहब ने आज जिस जो डीपी नॉलेज दिया वो सदन को बहुत ज्यादा ऊर्जा देगा। और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का कहना है कि फल से ही आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पौध तैयार करके भी कमा सकते हैं। आपने हमेशा बीज कंद पहाड़ों से खोद के कम किया है, बीजों को लाके अपने खेतों में डाला है, तो हमेशा आपने मतलब जंगलों का शोषण किया है। उस शोषण को भी आप रोक सकते हैं और वो पौध तैयार कर कर अपने एरिया में वो पौध की बिक्री भी कर सकते हैं। तो आपको फल की कमाई, पौध की बिक्री की कमाई, पानी की बचत, ये सब होगा। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसका जल्दी से जल्दी पेटेंट कराएं, जिससे भारत सरकार का इस फल पे, इस बेल पे कब्जा रहे। ऐसा ना हो कि ये बेल भारत सरकार की हो और कब्जा किसी और दूसरे देश का पेटेंट हो। तो मैं डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब इसमें हमेशा पहल करिएगा और हिंदुस्तान की इस पे मोहर रहे कि ये हमेशा हिंदुस्तान की बेल है। बैजयंती माला जो अभी रघुवंशी भैया बता रहे थे, तो इसका जी बहुत महत्व है। तो ये हमेशा हमारे भारत देश की रहे। और डॉक्टर साहब बहुत कीमती जानकारी दी और इस सदन में आपने जो ऊर्जा आज दी है हम लोगों में, तो हम ये ऊर्जा बनाए रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस सदन में हमेशा आते रहें और हमें इसी प्रकार ऊर्जा देते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मंच मुझे प्राप्त हुआ आपके माध्यम से, और बहुत ही अच्छे किसान और अच्छे लोग, इतने अच्छे और क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल पूछे। और समाज में ऐसे लोग होने से और ऊर्जा समाज को ही मिलती है। पूरे भारतवर्ष का क्रीम है डॉक्टर साहब यहाँ पे। जी जी पूरे भारतवर्ष का ये हमारा जी, पूरा ग्रुप है जिसको मुझे आज आपने संचालित किया, आपने ऊर्जा दी। जी डॉक्टर साहब। जी, आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला और बहुत ही अच्छा और बहुत फ्रूटफुल। आगे आने वाले, अभी हम ये भी काम कर रहे हैं कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों आ जाए। थोड़ा लगभग 30% मतलब सक्सेस मिल गया है। आने वाले समय में हो सकता है बहुत कि और बढ़िया अच्छा वो कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे ये आपने मंच दिया और इतनी लोगों से और इतने बृहद पूरे भारत से ही आपने अवगत कराया क्वेश्चन से। तो जैसा भी मेरी जरूरत पड़ेगी इसके संबंध में, आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि उनकी मदद कर सकूं। ठीक है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी जी, नमस्ते। आदरणीय रंजना जी आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें और सभी मुकेश जी को बधाई भी दे सकते हैं। आभार ज्ञापित करें। ओम जी ओम। रंजना जी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद आदरणीय। और आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय परम पूज्य आचार्य जी संजय जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया और हम सभी लाभान्वित हुए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अजित जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने इस सदन में दी और सभी अवश्य लाभ लेंगे। और आज हमारे योगाहार सदस्य आदरणीय मुकेश मालवीय जी का जन्मदिन, उनको भी ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हुए सभी का समय बहुत हो गया तो समापन भी कर देते हैं। तो हमारे